तो आज का जो हमारा टॉपिक है लाइट 01 प्लेन मिरर। तो ये जो हमारा चैप्टर है लाइट, ये अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरीके से स्प्लिट है। जैसे सीबीएसई के अंदर ये चैप्टर स्टार्ट होता है सीधा क्लास 10th में, 8th में भी है, ऐसा नहीं कि 8th में नहीं है, कम है थोड़ा सा। उसके बाद आईसीएसई में ये दो हिस्सों में होता है। आईसीएसई बोर्ड में एक ही होता है 9th क्लास में, इसका टॉपिक होता है रिफ्लेक्शन। 9th क्लास में ये रिफ्लेक्शन के नाम से होता है, और आईसीएसई 10th क्लास के अंदर ये होता है रिफ्रैक्शन नाम से। तो दो अलग अलग फेनोमेनन्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे भी कवर करेंगे। मैं पूरा ही लाइट कवर कराऊंगा, मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला पूरा लाइट कवर कराऊंगा, ठीक है। बाकी स्टेट बोर्ड जो होते हैं हमारे, उनका तो अपना अलग ही स्केड्यूल है, वो तो आप लोग जो वहां पे पढ़ रहे हैं उनकी बुक्स के हिसाब से ही समझ में आ जाएगा आप लोगों को कौन सा है। और जो हमारे ओलंपियाड वाले हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मस्त है, क्योंकि मैं यहाँ पे ओलंपियाड लेवल के सवाल कराऊंगा। प्लेन मिरर सीबीएसई आईसीएसई स्टेट बोर्ड में बहुत ही शॉर्ट में होता है या नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम ऑथर्स इसको डिस्कस करते हैं, और करते हुए तो बहुत छोटे में। मैं पूरा पढ़ाऊंगा तो ओलंपियाड के लिए भी, और जो फ्यूचर में जेई नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, जेई नीट फाउंडेशन वाले हैं हमारे दोस्त जो हमारे साथ साथ ही जुड़े हुए हैं, जेई नीट फाउंडेशन वाले, उनको लिए भी ये टॉपिक मस्ट है। और एक इनके लिए ओलंपियाड वालों के लिए और जेई नीट फाउंडेशन वालों के लिए टॉपिक मस्ट है, क्योंकि क्लास 12 तो पढ़ना ही है, तो यहाँ से फाउंडेशन तैयार होती है जेई नीट की और ओलंपियाड की। सबसे पहले हम चालू करते हैं, इसके ऊपर थोड़े बहुत सवाल आ भी रखे ओलंपियाड में, तो उस लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी कराऊंगा, तो आ जाओ। तो सबसे पहले तो हम आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले, बहुत कुछ पढ़ेंगे। प्लेन मिरर के बारे में पुराना भी रिवाइज करवाऊंगा, सब करवाऊंगा, तो उसकी चिंता मत करो कि नया पुराना क्या है। हेडिंग लगाओ प्लेन मिरर। अब मुझे ये बताओ कि कहानी कहां से स्टार्ट होती है। क्या रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन पता है? हाँ जी पता है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ये तो आपको पता है, ये तो मैं लिख देता हूं फिर भी आप लोगों के लिए। रिफ्लेक्शन द phenomenon of bouncing back of light rays in opposite direction after striking the surface. चलो जी, ये बहुत बढ़िया बात बोली आपने। ये मैंने क्या बात बोली कि लाइट रेज जब एक सरफेस से स्ट्राइक करती हैं तो दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब बाउंस बैक कर जाती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऐसे स्ट्राइक करी तो दूसरी डायरेक्शन में बाउंस बैक करती है। बॉल डालते हो, जैसे दीवार है, आप एक बॉल मारते हो तो दूसरी डायरेक्शन में बाउंस हो जाती है ना, इसी तरीके से हमारी जो लाइट रेज है वो भी बाउंस हो जाती है। और इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे प्लेन मिरर हो गया, हर सरफेस हो गया। प्लेन मिरर में क्या होता है? स्मूथली बहुत आराम से रिफ्लेक्शन हो जाती है। तो वही टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इससे जुड़े हुए दो लॉज भी हैं, इससे जुड़े हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी अवेलेबल हैं, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले इनको रिवाइज करा के इस पे एक आधा सवाल करवा देते हैं, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि जो दो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं उनके ऊपर थोड़ा से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी, समझ में तो आ ही गया होगा तुम लोगों को। चलो जी, तो हेडिंग लगाइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। चलो जी, छठी सातवीं की डेफिनेशन यहाँ पे मैं और डिस्कस नहीं करूंगा। रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये सब नहीं पढ़ाऊंगा मैं, यहाँ पे सीधा अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत रिवीजन कराऊंगा पुरानी बातों का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट है, इसलिए मैं इनको यहाँ पे करा रहा हूँ डिस्कस, ठीक है। Laws of reflection are a must, that is why I am discussing them here. चलो हेडिंग लगा लो, laws of reflection. Laws of reflection. तो laws of reflection में कितने laws हैं? दो law of reflection है। सबसे पहला है the incident ray, normal and reflected ray. All lie in the same plane, वो सब सेम प्लेन में लाई करती हैं, मतलब all lie in the same plane, वो सब एक ही प्लेन में लाई करती हैं। समझ में आ गई ये चीज आपको
कि द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इसका क्या मतलब होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे सबको पता है क्या? पता तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे एक सरफेस है, मान लो ये बना दी मैंने सरफेस, अब यहाँ पे कोई सोर्स होगा, सोर्स का काम क्या होता है, सोर्स से आती है लाइट रेज, सोर्स से आती है लाइट रेज, तो सोर्स जो लाइट रेज डालता है उस लाइट रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जिस पॉइंट पे डालते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इसको हम कहते हैं ए, मान लेते हैं इसका नाम ए है। तो ये किसी पॉइंट पे आके गिरी, अब ये पॉइंट जो है वो सरफेस के ऊपर ही होगा, ये पॉइंट जो है सरफेस के ऊपर होगा। सरफेस से एक परपेंडिकुलर बनाओ इस पॉइंट पे, सरफेस से एक परपेंडिकुलर बनाओ इस पॉइंट पे, मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा जी, लो जी बनेगा। अब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये एंगल सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, किसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, सरफेस के साथ, इसको हम बोल देते हैं नॉर्मल। और यहां से ये लाइट रे क्या होती है, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन इज द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इन अपोजिट डायरेक्शन। सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होती हैं उस फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो दूसरी डायरेक्शन अपोजिट, यहाँ इधर डायरेक्शन चाहिए तो दूसरी में जाएगी, तो इसको हमने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों क्या होती है, एक ही प्लेन में लाया करती हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में लाया करती हैं। इसका क्या मतलब होगा, जैसे मान लो ये मेरा नॉर्मल है सरफेस के परपेंडिकुलर, चलो ऐसे समझते हैं, ये हमारी पिंक, ये जो हमारा रेड वाला पेन है, रेड वाला मार्कर, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये आके एक सरफेस पे लगी, तो हमने यहाँ सरफेस से बना दिया एक नॉर्मल, ये नॉर्मल हमने बना दिया, काला वाला हो गया हमारा नॉर्मल जी। और जो हमारा इसके बाद हम ले लेते हैं अपना ये जो ब्लू वाला है, हम इसको ले लेते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये तीनों क्या हो गए, एक ही प्लेन में लाया करते हैं, मतलब एक ही प्लेन आप बनाओगे, एक ही कागज का टुकड़ा लोगे उसी में लाया करते हैं। प्लेन क्या होते हैं, 2D सिस्टम कैसे डिफाइन किया था इसको, यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, प्लेन हैज 2 डायमेंशंस, लेंथ एंड ब्रेथ। ऐसे ऐसे एक शीट लोगे तो सब उसी पे एक ही प्लेन पे लाया करेंगे। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? अभी एक्सपेरिमेंट भी बाद में बताऊंगा कैसे कंडक्ट हुआ था जिससे ये चीज प्रूव हुई थी, ठीक है। चलो, तो ये चीज समझ में आए कि सब एक ही प्लेन पे लाया करते हैं। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, द रे ऑफ लाइट which after striking the surface in opposite direction due to the phenomenon of reflection। चलो, ये सब बेसिक बात है 7th 8th की, मैंने शॉर्ट में यहाँ पे कवर सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ मैं ये बातें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो आ जाओ दूसरा पॉइंट। इसके बाद मैं लाइट बीम और उसके टाइप से थोड़ा सा फर्क बताऊंगा। पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख लो, मजे आएंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे आप लोगों को। दूसरा पॉइंट है the angle of incidence is equal to angle of reflection valid for all surfaces। धरती पे ऐसा कोई भी सरफेस नहीं जो इसको मना कर दे, वैलिड फॉर ऑल सरफेसेस, ठीक है, समझ में आ गई, हर सरफेस पे वैलिड होता है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं उसको, और दूसरे को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई का क्या मतलब होता है दोस्त, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी बेसिक बातें कर रहा हूँ, फिर एक आधा सवाल भी कराऊंगा इन सब पे, रे बीम के टाइप वाइज भी सिखाऊंगा, फिर उसके बाद अच्छी अच्छी चीजें आती हैं हमारी, ठीक है। स्टार्टिंग में तो बेसिक्स भी तो रिवाइज कराने पड़ते हैं ना थोड़े से, कहीं किसी कोई भूल गया हो, कुछ हो गया हो, वरना आप सीधा स्किप करके उस पॉइंट पे बढ़ो जहाँ पे मैं अच्छी चीजें पढ़ाना चालू करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सब आता है, 7th 8th की बातें छोटी छोटी जो रिवाइज करा रहा हूँ, तो यहाँ से एक सोर्स है, सोर्स से सीधा एक इंसिडेंट लाइट आई सरफेस पे स्ट्राइक करी, ये बना दी जी मैंने, नॉर्मल बना दिया जी, नॉर्मल बना दिया। ये मेरी इंसिडेंट लाइट है। आप लोग कृपया करके प्रोटेक्टर और स्केल का इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, वरना हाथ से बना रहे तो जरा थोड़ा साफ सुथरा बनाए, पेन वेन से ही बना रहे हो तो, अगर मेरी तरह वाले व्यक्ति हो जो पेन वेन से ही बनाते रहते हैं सारी चीजें, तो आप सीधा सीधा आराम से बनाइए, कोई बात नहीं। अब ये वाला जो एंगल होता है इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोला गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सा एंगल होता है, ये कौन सा एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? अरे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा कौन सा एंगल होता है। तो ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल आपस में एक दूसरे के बीच में जो एंगल बना रहे हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल एक दूसरे के बीच में जो एंगल बना रहे हैं उसको क्या बोला जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, ये वाला, और ये क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका क्या मतलब होता है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो भी एंगल है उस एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है।
और ये चीज एक्सपेरिमेंटली निकाली गई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होता है। तो ये तो एकदम स्मूथ सरफेस का आपने केस दिखा दिया। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्मूथ सरफेस के एक आधा केस और देख लेते, फिर हम उसके बाद बढ़ेंगे आगे। जैसे मान लो कई सारी मैंने पैरेलल लाइट रेज डाल दी, तो ये जिस एंगल पे मान लो सब पैरेलल है एक दूसरे के, सबके एंगल एक दूसरे से बराबर होंगे, तो ये क्या हो गया, ये जी रेगुलर रिफ्लेक्शन हो गई कि ये सारे एंगल आई, एंगल आई, एंगल आई, ये सारे एंगल आर, एंगल आर, एंगल आर हो गए, क्योंकि ये सारी लाइट रेज इंसिडेंटली कैसे थी, पैरेलल थी। अब ये रफ सरफेसेस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के तो बराबर होगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि पैरेलल लाइट रेज आ रही है तो पैरेलल ही जाएंगी। क्यों, क्योंकि मान लो ऐसा सरफेस डाला मैंने, अब ये क्या, यहाँ इस पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल खींच दिया जी, लो जी एंगल आई बन गया, उसके बाद ये इसका एंगल आर बन गया, I1 R1 तो बराबर हुए। अब इसके पैरेलल में एक और आ रही थी इंसिडेंट रे, लेकिन उसका जो नॉर्मल बना जी वो ऐसा बना, ये I2 आया तो ये R2 कैसा हो गया, ऐसा। तो ये दोनों क्या पैरेलल हुई, नहीं हुई। ये अगर पैरेलल आई, अगर पैरेलली इंसिडेंट थी तो ये गई भी पैरेलल। यहाँ पे ये देखो एक तीसरी लाइट रे और बना दो, ये एंगल I3 और एंगल R3, तो एंगल I3 R3 बराबर होंगे, लेकिन इनके रिफ्लेक्टेड रेज बराबर नहीं होंगे, चाहे स्मूथ सरफेस हो, इन स्मूथ सरफेस हो तो जिस डायरेक्शन में आए, मान लो सब पैरेलल आए तो सब पैरेलल ही जाएंगी, रिफ्लेक्टेड में ही पैरेलल होंगी। लेकिन रफ में इस चीज की गारंटी नहीं है कि अगर इंसिडेंट आई है पैरेलल तो जाएंगी भी पैरेलल, जा किसी भी तरीके से सकती, क्योंकि सरफेस रफ है। लेकिन ये कंडीशन हर जगह ओबे होगी। यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि एंगल I1 एंगल R1 के बराबर होगा, एंगल I2 एंगल R2 के बराबर होगा, एंगल I3 एंगल R3 के बराबर होगा, I1 R1 के बराबर, I2 R2 के बराबर, एंगल I3 R3 के बराबर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के तो बराबर होगा, लेकिन इस चीज की गारंटी मत मान के चलो रफ सरफेस में अगर हम पैरेलल लाइट रेज डाल रहे हैं जी तो वो जी जाएंगी पैरेलल रिफ्लेक्टेड में, ऐसा स्मूथ होता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये सरफेस टू सरफेस डिपेंड करेगी। समझ में आ गई चीजें? हाँ जी समझ में आ गई। चलो अब इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कैसे हुआ तो वो बताते हैं, फिर लाइट बीम में फर्क समझाते हैं, टाइप से समझा देते हैं, फिर एक आधा क्वेश्चन कराऊंगा और आगे बढ़ेंगे। चलो हेडिंग लगा दो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अब यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट तो नहीं कराने वाला, मैं बताने वाला हूँ क्या क्या चीजें हुई थी एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हेडिंग लगा दो दोस्त, हेडिंग लगा दो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। बहुत ही प्यारा टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, 7th क्लास का टॉपिक है। बहुत से लोगों ने पढ़ रखा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं अगर ये सब पढ़ा हुआ है तो स्किप करो उस एरिया में जहां से चीजें अच्छी चालू हो रही हैं, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज से इमेज फॉर्मेशन ये सब पे चालू करो। यहाँ पे फिर टाइम मत खर्च करो, नहीं आता तो करो, रिवाइज करना है तो करो। मैं तो कह रहा हूँ रिवाइज कर ही लो। जैसे मान लो हमने ये टॉर्च ले ली, अब यहाँ पे एक स्लिड बना लेते हैं। स्लिड क्या होता है कि कागज का टुकड़ा लिया छोटा सा, उसमें होल टाइप का सकता है जिससे लाइट रेज आ सकती है। यहाँ पे मल्टीपल लाइट रेज होती हैं, इसमें से कोई एक ही लाइट रेज जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, यहाँ पे आपने ले लिया एक अपना प्लेन मिरर और एक सरफेस पे लेना कि मतलब जैसे कार्डबोर्ड ले लिया, उसके ऊपर यहाँ पे शीट ऑफ पेपर ऐसे जरा लगा लेना। अगर आप लोग घर पे कर पा रहे हो एक्सपेरिमेंट तो देख लेना, अगर टाइम हो किसी के पास तो कर लेना दोस्त। ठीक है, तो ऐसे कार्डबोर्ड ले लेना, उसके ऊपर शीट ऑफ पेपर लगा लेना और ऐसे ले लेना, स्लिड बना लेना, टॉर्च उसके ऊपर रखना और ये प्लेन मिरर ऐसे परपेंडिकुलरली अलाइन कर देना। अब ये प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट लाइट रे जाएगी, इंसिडेंट लाइट रे जाएगी और स्ट्राइक करेगी। उसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मल बनेगा और ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना, नॉर्मल अभी हमें नहीं दिखेगा, अभी तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हाँ जी वो स्ट्राइक तो करेगी और जाएगी भी। चलो जी चली गई। अब क्या करना है, लाइट रे चली गई, ये मिरर से भी लग गई और चली भी गई। अब क्या करना है दोस्त, अब क्या करना है, ये इंसिडेंट लाइट रे हुई रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पे इसका पाथ डिजाइन करने के लिए आप पिन लगा सकते हो, जो हमारी वो होती है ना बोर्ड पिन, वो लगा देना इनके ऊपर। क्यों, क्योंकि जैसे हम लाइट रे बंद करेंगे तो क्या होगा कि ये निशान तो छूट जाएंगे। अब हमने टॉर्च कर देनी है बंद, टॉर्च को कर दो ऑफ, तो अब ये हट जाएगी ये लाइट रे हट जाएगी, जो आ रही थी वहां से वो हट जाएगी, प्रैक्टिकल में जो आ रही थी। अब हमारे पास क्या बचा, हमने सारा सेटअप हटा देना है, लेकिन उससे पहले
हमने प्लेन मिरर वाले हिस्से पे एक लाइन खींच लेनी है, खींच लीजिए प्लेन मिरर वाले हिस्से पे एक लाइन, प्लेन मिरर वाले हिस्से पे एक लाइन खींच ली। अब क्या करना है, अब हमें दिख रहा था कि यहाँ से इंसिडेंट लाइट आ रही है, पॉइंट ले लिया और इसके ऊपर अलाइन करते गए, यहाँ से कीले निकालोगे तो डॉट्स बने रहेंगे, तो इसके ऊपर अलाइन किया और इसके ऊपर अलाइन किया। अब इस सरफेस तो बन गया, अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक चीज बना देंगे जिसका नाम क्या रखा है हमने, नॉर्मल, ये इंसिडेंट लाइट रे हो गई, ये हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रे हो गई। अब देखो ये एंगल को प्रोटेक्टर से नापना, कौन सा, यहाँ पे प्रोटेक्टर ऐसे रखना, ये मिल जाएगा एंगल आई और ये मिल जाएगा एंगल आर, दोनों लॉ ऑफ वेरिफिकेशन हो जाएगा। कि सबसे पहला लॉ क्या था, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही पेपर के ऊपर नजर आ जाएंगे, तीनों एक ही पेपर के ऊपर, यहाँ व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड प्लेन है, वहां शीट ऑफ पेपर तो शीट ऑफ पेपर पे नजर आएंगे, और एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, प्रोटेक्टर रख के नापोगे ऐसे, ये एंगल जो आएगा और यहाँ पे जो एंगल आएगा वो बराबर होगा। समझ में आ गई ये चीज? तो ऐसे एक्सपेरिमेंटली आप वेरीफाई कर सकते हो दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इस तरीके से किया गया था। अब मैं यहाँ पे तो सब चीजें नहीं करा रहा, मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी ने 7th 8th में ये सब छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दिया हो। अब आ जाओ रे बीम, इन सब में थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं, फिर उसके आगे मैं चीजें आगे बढ़ाऊंगा और बढ़ाता जाऊंगा, बढ़ाते बढ़ाते चीजें इतनी ज्यादा बढ़ाता जाऊंगा कि आपको आने लगेंगे मजे, लगेगा कि हाँ अब तो कुछ नया चल रहा है। चलो, क्या आपको लगेगा अब तो कुछ नया चल रहा है, यहाँ पे मजे आएंगे। चलो, रे एंड बीम, सबसे पहला पॉइंट, लाइट travels in straight lines। लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है। इसका कहने का क्या मतलब है कि लाइट रेज जो होती है ना दोस्त, वो हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में, ऐसे स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती हैं, एकदम स्ट्रेट पाथ होता है उनका, इस तरीके से। कभी भी कर्व में ऐसे नहीं होगी कि ये लाइट रे चल रही, नहीं, हमेशा स्ट्रेट। The path of it is called ray। एक लाइट रे का जो पाथ होता है, एक लाइट के इसका जो पार्ट होता है एक स्ट्रेट लाइन का, उसको हमने नाम दे दिया रे। रे क्यों दिया? रे, देखो ये तो सबको पता होता है, ये तो सबको पता होता है ना कि अलग अलग तरीके की लाइन होती है। लाइन का मतलब क्या होता है, रे का मतलब क्या होता है, ठीक है। रे का क्या मतलब होता है कि जैसे रे है, रे क्या होता है कि एक पॉइंट है और ये एक तरफ से आगे नहीं बढ़ती, ये सिर्फ एक साइड से आगे बढ़ती है। रे क्या होता है कि एक तरफ से तो फिक्स पॉइंट्स है, एक तरफ से आगे बढ़ रही है। रे सबको पता है ना, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, सबको पता है, ये छोटी छोटी बातें सबको पता होती हैं। तो रे का क्या मतलब होता है, इसको रे ही क्यों बोला? कोई मेरे से ये पूछे रे ही क्यों बोला? अरे एक बात बताओ, मान लो मैंने एक बल्ब लगा दिया, ये छोटा सा क्यूरियस क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी था जब मैं छोटा सा बच्चा था, और तब हमें टीचर्स कह दिया करते थे होती है तो होती है। तब मैंने थोड़ा सा लॉजिकली सोचा और सोचा कि मैंने एक बल्ब ले लिया, जब मैं 4th 5वीं क्लास का बच्चा था, मैंने सोचा मैंने एक बल्ब ले लिया। अब ये तो हो गया हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट, लेकिन जो भी लाइट रे जा रही हो इधर से बाहर जा रही है, मतलब वो दोनों तरफ, जैसे लाइन क्या होती है, दोनों तरफ इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकती है। ये क्या हुआ, एक तरफ फिक्स्ड है, एक तरफ ये इनफाइनाइटली जा रही, तो ऐसी बल्ब जो है वो एक फिक्स्ड पॉइंट है हमारा और आगे इनफाइनाइटली जा सकती है। इसलिए हमने रे को चूज किया, इसलिए हमने रे को चूज किया, ना कि लाइन को या लाइन सेगमेंट को। समझ में आ गई चीजें? उसके बाद मल्टीपल रेस टुगेदर, बहुत सारी रेस को एक साथ क्या बोलते हैं, मल्टीपल रेस टुगेदर, की बहुत सारी लाइटें एक साथ ट्रेवल करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। बीम का क्या मतलब होता है, कई सारी लाइटें, जैसे बल्ब है, इससे कई सारी लाइटें निकल रही, ये वाली कई सारी लाइट रेस बल्ब से निकलती हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम बीम। तो समझ में आ गया कि हमने रे क्यों चूज किया, और बीम क्या होता है, मल्टीपल लाइट रेस टुगेदर, एक साथ उन्हें क्लब करके बोलोगे बीम है। समझ में आ गया रे एंड बीम में फर्क क्या होता है? हाँ जी। अब थोड़ी सी टाइप्स ऑफ बीम होती हैं, वो टॉपिक मैं थोड़ा सा पढ़ाना चाहूंगा आप लोगों को, कि इक्विडिस्टेंट या पैरेलल और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ये चीज मैं थोड़ी सी पढ़ाना चाह रहा था काफी टाइम से। चलो, ये बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाए, फिर तो हम इसके बाद अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं, वहीं पे चलेंगे, इन सब चीजों पे काम नहीं करेंगे। फिर हम एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाए। चलो, टाइप्स ऑफ बीम।
देखो ओलंपियाड का जो सामान है ना, जो बढ़िया सामग्री है, वो हम बीच बीच में कराते रहेंगे। टाइप्स ऑफ बीम। बीम भी अलग अलग तरीके की होती है। बीम क्या होती है, कई सारे तरीके की लाइट रेज को एक साथ इकट्ठा कर दो। ठीक है कि रे के टाइप क्यों नहीं होते जी, रे तो एक ही है ना, ऐसे लो चाहे ऐसे लो को ऐसे भी लो, रे तो एक ही है। ठीक है, समझ में आ गई। चलो टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम। सबसे पहला होता है पैरेलल या इक्विडिस्टेंट। इसके अंदर क्या होती है, वो जो लाइट रेज होती है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ये देखो, ये देखो, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब ये क्या है, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कभी एक साथ मिल गई या एक दूसरे दूर गई। इनका डिस्टेंस एक दूसरे से कैसा रहता है, बराबर दूरी पे रहती है और कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, नेवर इंटरसेक्ट। एंड तो इसके क्या पॉइंट्स है जी, नेवर इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, हमेशा पैरेलल लाइंस कहीं नहीं मिलती, नेवर इंटरसेक्ट। और दूसरी बात, इक्वल डिस्टेंस पे होती है एक दूसरे से। मिलना नहीं है इनका, मिलना जुलना नहीं है कि अगर मान लो ये वाली इससे 1 मीटर है तो ये वाली भी इससे 1 मीटर है। ये ऊपर वाली कहे नीचे वाली को मैं तुमसे 1 मीटर दूर, तो नीचे वाली कहे मैं भी तुमसे 1 मीटर दूर हूँ, मैं नहीं मिलूंगी तुमसे। ये वो वाली दो सहेलियां हैं जो एक आगे वाली रो में बैठती है, एक पीछे वाली, लेकिन दोनों मिलती नहीं है, आपस में लड़ती रहती है हमेशा। दे नेवर मीट। इनका इक्वली डिस्टेंस आता है, तू मेरे को कॉपी देगी तो मैं तेरे को कॉपी दूंगी, समझ गए। बस अब लगा दो। डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब अलग अलग हो जाना, डाइवर्ज मतलब टूट जाना, अलग हो जाना। तो डाइवर्जेंट क्या होगी कि मतलब एक ही सोर्स से निकले लेकिन अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई, दूर चली गई। एसएच की मान लो, एसएच की लाइट रेज और ये शिव आगे बढ़ गई ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में। मतलब जैसे मेरे हाथ है तो अलग चले, ये अलग चले। डाइवर्जेंट क्या है, गेट्स फार अवे फ्रॉम ईच अदर। अब ये क्या होता है, सन हो गया, बल्ब हो गया, इन सब के केस में ये एक दूसरे से फार हो जाती हैं। जैसे कि क्या होता है, ये तो भाई वो वाले दोस्त हैं, ये तो वो वाले दोस्त हैं कि दोस्ती तो हमारी चालू हुई थी लेकिन हम फिर अलग अलग हो गए। ये वही वाले दोस्त हैं कि दोस्ती तो हमारी चालू हुई थी लेकिन हम सारे अलग अलग हो गए। एक ने कॉमर्स ले ली, एक ने ह्यूमैनिटी ले ली, एक ने पीसीएम ले ली, चौथे वाले ने पीसीएम भी ले ली, अगले वाले ने क्या ले लिया, अगले वाले ने क्या ले लिया, अगले वाले ने स्कूल ही बदल दिया। तो ये जी अलग अलग हो जाते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं, एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। एक दूसरे से अलग अलग हो जाने वाले को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, दूर चले जाते हैं। ऐसे बल्ब के साथ होता है, सन के साथ ऐसी होता है कि सन से लाइट रेज निकली, अलग अलग हो गई, दूर दूर हो गई, कुछ एक दूसरे के आसपास ऑलमोस्ट पैरेलल होती है, कुछ दूर दूर हो जाती है। तो ये बहुत सारे अलग अलग हो जाते हैं जी। एक ह्यूमैनिटीज, एक पीसीएम ले चुका, एक पीसीएम भी ले चुका, एक पीसीबी ले चुका, एक कॉमर्स ले चुका, सब अलग अलग हो गए। कन्वर्जेंट, इसका मतलब होता है जुदा नहीं होंगे हम, हमसे अलग अलग जगह से आएंगे लेकिन मिलेंगे एक ही जगह पे। कन्वर्जेंट, कन्वर्ज का क्या मतलब होता है, मिल जाना। देखो ये वो वाले दोस्त हैं जो सब अलग अलग स्ट्रीम ले चुके। कन्वर्जेंट मतलब हम हैं दूर दूर लेकिन आएंगे शाम को एक ही जगह मिलने, एक ही लोकेशन पे मिलने आ जाएंगे सारे के सारे शाम को, सब वहीं पे दोस्त बैठ के बातें करेंगे। ये वो वाले होते हैं कि एक लाइटर अपने घर से आ रही है, एक अपने घर से आ रही है, एक अपने घर से आ रही है और एक ही जगह आ रही है, सबकी सब क्या आ रही है, एक ही पॉइंट पे आ रही है कि सबकी फाइनल लोकेशन है जी एक ही पॉइंट है। ये पॉइंट पी है, यहाँ पे हम चाय पियेंगे, पिज्जा विजा खाएंगे, मजे करेंगे। ये कन्वर्जेंट होगा। ये वाले दोस्त है जुदा होके भी जुदा नहीं हो पा रहे हैं, एक साथ ही रह रहे हैं, इनकी दोस्ती बहुत पक्की है। तो समझ में आ गया टाइप्स ऑफ बीइंग पैरेलल। वो वाली सहेलियां जिनका बस बराबर का लेन है, मेरे को नोटबुक देगी तो मैं अपनी दूंगी। ये क्या डाइवर्जेंट, सब दोस्त दूर दूर हो गए, एक ने स्ट्रीम, दूसरी ने दूसरे, दूसरी तीसरे, तीसरी चौथी ने चौथी, पांचवे ने पांचवी। कन्वर्जेंट हुआ हमारी स्ट्रीम अलग अलग हो सकती है, दोस्त हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारी स्ट्रीम अलग अलग हो सकती है, लेकिन मिलेंगे हम एक ही जगह, दोस्ती नहीं तोड़ेंगे अपनी, एक बार मिलेंगे जरूर शाम को, हर शाम को बातें करेंगे मिलके। ठीक है, तो समझ में आ गई चीज कि तीनों में फर्क क्या होता है कि जुदा नहीं होंगे भाई हम कन्वर्जेंट वाले, जुदा होके भी जुदा नहीं होंगे, हम फिर भी मिलेंगे। समझ में आ गई आप लोगों को? हाँ जी समझ में आ गई। चलो अब क्या करना है, अब हम प्लेन मिरर की बातें चालू करते हैं। प्लेन मिरर, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, बीम और रे के बीच का भी फर्क समझ में आ गया। एक क्वेश्चन मैं करवाना चाह रहा था, देखता हूँ आप लोग कर पाते हो कि नहीं कर पाते।
फिर हम प्लेन मिरर पे मूव ऑन करते हैं। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। टेल द एंगल ऑफ I एंड एंगल R। खत्म। ये एक सरफेस लिया, यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स से एक लाइट रे आई, और वो लाइट रे इस तरीके की थी कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर थी। तो एंगल I बताना है कितना होगा और एंगल R बताना है कितना होगा। बहुत से लोग जी, चलो जी मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला है जी 90 डिग्री 0 डिग्री, दूसरा है जी 0 डिग्री 0 डिग्री, तीसरा ऑप्शन क्या दूं मैं? वो समझ नहीं आ रहा, तीसरा क्या दूं? तीसरा दे दो चलो 90 डिग्री 90 डिग्री। ओ माय गॉड, ये सही लग रहा है क्या सुनने में? चलो लगा लो। और एक है जी 0 डिग्री 90 डिग्री, कौन सा सही है? लगाओ चलो। कर लिया? पॉज करके ट्राई करो। कर लिया जी। चलो, बहुत से तो बोल रहे हैं अरे ये तो 7th क्लास का क्वेश्चन है, बहुत इजी है दोस्त। चलो सुनो, जिन्हें नहीं आता सुनो। देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है इसके अंदर, कि एक सरफेस है, उसके ऊपर लाइट रे आई और आके गिर गई परपेंडिकुलरली। अब हमें नॉर्मल बनाना है, मतलब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमें नॉर्मल बनाना है, मतलब ये हमारी इंसिडेंट लाइट रे है और हमें इसी पे नॉर्मल बनाना है, मतलब यही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और सरफेस के परपेंडिकुलर हमें नॉर्मल बनाना है जी। हमने नॉर्मल भी गिरा दिया, वो भी 90 डिग्री का। तो अब इनके बीच में एंगल क्या हुआ? ये भी ऐसी है और ये भी नॉर्मल इसी के ऊपर आ गया, तो ये कितना एंगल हुआ? इनके बीच में तो कोई एंगल ही नहीं बना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया दोस्त? 0 डिग्री हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ये हमने जी उसमें पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल I और एंगल R दोनों ही 0 डिग्री के बराबर होंगे जी, 0 डिग्री 0 डिग्री। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1? अब देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने ये ले लिया मार्कर अपने, हमने लाल वाले को माना था अपना इंसिडेंट, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे अगर मान लो ये एंगल बड़ा है, इसने नॉर्मल के साथ ज्यादा एंगल बना रखा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होता है। अब ये छोटा कर दो इंसिडेंट लाइट रे का एंगल, तो ये भी छोटा करना पड़ेगा, ठीक है जी। छोटा, इसको छोटा किया तो ये भी छोटा करना पड़ा, इसको और पास ले आया, इसको मैं यहाँ ले आया तो इसको भी मेरे को यहाँ लाना पड़ा, छोटा करना पड़ा जी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। इसको मैं और पास ले आया जी, तो इसको भी मेरे को और पास लाना पड़ा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब इसको मैं यहाँ ले आया, बिल्कुल सटा दिया, तो इसको भी सटाना पड़ेगा, तो सब ये एक ही लाइन पे आ गए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। उसके बाद ऐसी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जी 0 डिग्री। खत्म। फिर सवाल बेसिक सा ही था, मैक्सिमम लोगों ने कर ही लिया होगा इसको। चलो अब आ जाओ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज 4 प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसी के अंदर में जितने एक्स्ट्रा टॉपिक है, क्लॉक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सब कवर करा दूंगा। जितने तरीके के प्रॉब्लम है सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे आज, ठीक है। तो हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror, प्लेन मिरर के द्वारा बनाई गई इमेज की प्रॉपर्टीज। चलो तो जी समझ में आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। चलो जी हेडिंग लगाओ, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके बाद द इमेज फॉर्म्ड is virtual and erect या upright। इसका क्या मतलब होता है कि जैसी वो होती है वो वैसी की वैसी होती है। वर्चुअल का मतलब होता है कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कि अगर आप एक ऐसी स्क्रीन लगाओगे आप उसको ऑब्टेन नहीं कर पाओगे स्क्रीन पे। तो वर्चुअल वो होती है दैट इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है कि आप पीछे कोई स्क्रीन नहीं लगी हुई जिसपे आप उसे ऑब्टेन करोगे कि जी मैंने शीट ऑफ पेपर रख दी, यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। वर्चुअल इमेजेस आर दोज इमेजेस व्हिच कैन नॉट बोल रहा हूं, कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। और रियल इमेजेस क्या होते हैं, दोज इमेजेस व्हिच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, उनको हम रियल कहते हैं, ठीक है। इरेक्ट मतलब कि उल्टी नहीं होती, जैसी है वैसी की वैसी ही रहती है।
कि प्लेन मिरर लिया मान लो मैंने, चलो जी ये मैंने एक पेन लिया अपना, ये मैंने अपना मार्कर लिया, मार्कर दिया, तो अगर मार्कर ऐसा है तो ये भी यहाँ पे ऐसा ही बनेगा, ये नहीं है कि कुछ अलग बन जाएगा। वर्चुअल है, स्क्रीन पे आप इसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। और इरेक्ट या अपराइट है, अपराइट मतलब जैसा है सीधा है, तो यहाँ भी सीधा ही है वो, ठीक है। ये वो वाला बच्चा है जो सीधा है तो सीधा ही रहता है, ये वो वाला बच्चा है जो सीधा है तो सीधा ही रहता है। अच्छा जी, द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज उतने ही साइज की होती है जितने साइज का ऑब्जेक्ट है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा साफ बनाऊंगा समझाने के लिए। आप लोग तो अपना दोबारा बनाते हैं, ये भी नोट्स अगर नोट्स गलती से बना रहे हो तो ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये इमेज भी 5 सेंटीमीटर की होगी। अगर मान लो मैं 5 फीट का हूं तो ये इमेज भी 5 फीट की होगी। वैसे मैं 5 फीट का नहीं हूं, ठीक है। तो जितने क्या इसका साइज है ऑब्जेक्ट का, उतने ही साइज की इमेज होगी, मतलब सेम एज सेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी हाइट मान लो HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी हाइट है HI है, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज समझो। अब इसके अंदर इसी टॉपिक के अंदर मैं ये बताता हूं कि इमेज बनाता कैसे है। अगर मैं आपको कोई सा भी केस ड्रॉ करने को दूं, आप एक झटके में मुझे ड्रॉ करके दिखाओगे, बोलोगे दिस इज द इमेज, वी हैव मेड इट। तो बनाना सिखाते चलो। तो हाइट ऑफ इमेज हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर ही होती है, प्लेन मिरर की कंडीशन है ये किसका केस है जी, प्लेन मिरर का। समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। The height of image is same as the height of object। चलो इसी के अंदर में मैं इमेज फॉर्मेशन सिखा देता हूँ हाथों हाथ। जो दूसरा पॉइंट बोला है उसी के अंदर में इमेज फॉर्मेशन सिखाऊंगा, उसके बाद तीसरे पॉइंट के अंदर में बहुत कुछ सिखाऊंगा। चलो इसके अंदर में मैं 2 टॉपिक सिखाने वाला हूँ आपको। इसी के अंदर में मैं 2 टॉपिक सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ, ये जो हमारा सेकंड पॉइंट था ना, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वाला जो हमारा पॉइंट था, इसी के अंडर में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ बेसिक इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है प्लेन मिरर का। बेसिक इमेज फॉर्मेशन में 2 चीजें होती है, एक होता है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वाला और दूसरा होता है हमारा जी क्या होता है, चलो बताओ। एक तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक क्या होते हैं हमारे, और दूसरा हमारा है कि 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल। 2 प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल। इसके लिए फॉर्मूला भी सबको पता होता है, 360/θ-1 जी टीचर्स बता देते हैं और कह देते हैं जी बेसिक क्लियर हो गई। यहाँ पे यहाँ से आप ओलंपियाड के सवाल लगा सकते हो। तो मैं इसकी स्केचिंग भी सिखाऊंगा, मैं यहाँ पे ये भी सिखाऊंगा हाउ, कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो इसको, ठीक है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और दूसरे आप लोग सोच के बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया। वहां पे वो वीडियो कट हो गई थी। आ जाओ हम बेसिक इमेज फॉर्मेशन को सीखते हैं। तो बेसिक इमेज में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है, एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स है। तो बेसिक इमेज फॉर्मेशन के अंदर भी मैं 2 चीजें आपको पढ़ाऊंगा, 2 चीजें आपको मैं पढ़ाऊंगा। बेसिक इमेज फॉर्मेशन के अंदर भी 2 चीजें हैं मेनली हमारी। एक तो दोस्त हमारे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स और दूसरे हैं दोस्त हमारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। अब देखो सबसे पहले हम चालू करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। सबसे पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट से चीजें को चालू करेंगे। आ जाओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, लेट्स राइट अबाउट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट क्या होता है, तो यूक्लिड ज्योमेट्री में सबने पढ़ा है पॉइंट क्या बोलते हैं, जिसकी ना लेंथ होती है ना ब्रेथ होती है, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। क्या हम इसको एक पॉइंट कह सकते हैं? नहीं दोस्त, ये डॉट होगा। डॉट क्या होता है? डॉट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट, कि मतलब पॉइंट को अगर हमें दिखाना है तो हम किसी सर्कल से दिखाएंगे, कुछ चीज बना के दिखाएंगे, तो डॉट कहते हैं उस चीज को जिसकी डायमेंशन होती है, जिसे हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट है। वो चीज जिसकी डायमेंशन होती है, जिसे हम मानते हैं पॉइंट है, उसको हम डॉट कह देते हैं। यूक्लिड ने क्या बोला, द पॉइंट हैज नो डायमेंशंस। पढ़ा है 9th क्लास में यूक्लिड इन ज्योमेट्री में। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या हम इसको कंसीडर करेंगे, हम डॉट से ही कंसीडर करेंगे। मतलब नेग्लिजिबल डायमेंशन होती है कि बहुत छोटा, एक डॉट की तरह, उसको हम कहेंगे
पॉइंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे। अब आज सबसे पहली बात, हमें मिनिमम कितनी रेस चाहिए होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए? मिनिमम हमें कितनी रेस चाहिए होती है? मिनिमम नंबर ऑफ रेस टू फॉर्म अ इमेज। 2 लाइट रेस मिलेंगी तभी तो बनेंगी। ये 2 ही होती है तभी बनती है। मिनिमम नंबर ऑफ लाइट रेस टू फॉर्म एन इमेज इज 2। तो हम यहाँ पे 2 लाइट रेस की केस को कंसीडर करेंगे क्योंकि 2 में बनाना आसान होता है। बनाने को तो आप मल्टीपल बना लो। चलो जी, बनाने को तो हम मल्टीपल से ही मैं बना के दिखाऊंगा आपको। चलो जी, यहाँ पे ये रही हमारी ह्यूमन आई, इतनी बड़ी सी मैंने बना दी आई। ऐसे खड़ा हुआ मैं देख रहा हूं, ये शीशा है और मैं ऐसे खड़ा हुआ देख रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ड्रॉ किया, ये जुम्बा जुम्बा पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ये लाइट रे डालेगा, एक लाइट रे मान लो इसने ऐसे डाल दी और दूसरी लाइट रे इसने ऐसे डाल दी, तो क्या ये वाली लाइट रेस आग तक पहुंचेंगी? ये वाली लाइट रेस आइस तक पहुंचेंगी नहीं। क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि तो इधर की तरफ गई, इसकी आंखों में थोड़ी गई। अब ये सरफेस है, अभी यहाँ से रिफ्लेक्ट करी होंगी। क्यों? क्योंकि जी एंगल आई कुछ बना हुआ है यहाँ पे जी, एंगल आई, यहाँ पे एंगल आर, I1 R1 बराबर होंगे, रिफ्लेक्ट कर गई जी। ऐसे यहाँ पे नॉर्मल बना हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करी होंगी, एंगल I2 एंगल R2। अब ये वाली जो है, ये जो यहाँ से गई, ये इसकी आंखों में गई होंगी, लेकिन तो दूर दूर है, लेकिन इसे ऑब्जेक्ट तो फिर भी दिख रहा है, ये दूर दूर है, ये ऐसे दूर जा रही है, फिर भी इसकी आंखों में पड़ रही है। तो मतलब ये इसको कहीं पीछे जोड़ रहा है, मतलब ये ऐसे आगे की तरफ जा रही है। तो आगे की तरफ जा रही है तो डाइवर्जेंट है, दूर हो गई है, तो इसको कहीं पीछे जोड़ देगा, कहीं पे कन्वर्ज कर देगा। पीछे जोड़ता है जोड़ता है जोड़ता है जोड़ता है जोड़ता है, हमको इसको जोड़ना है। ये हमारी आई का नेचर है कि उसको जोड़ता है जोड़ता है जोड़ता है। और ये अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हमारी इमेज है। इसको बनाने के कई तरीके हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही तरीके हैं। हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। इसी सेम डायग्राम को मैं 2-3 तरीकों से बना के आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब YouTube पे वीडियोस को थोड़ा सा छोटा रखना पड़ता है ना कि डालने में प्रॉब्लम ना हो। ये देखो, मान लो मैंने ऐसे 2 ले ली। अब यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे, यहाँ पे नॉर्मल बनाओगे, तो ये रिफ्लेक्ट करेंगी और ये रिफ्लेक्ट करेगी। अब ये हमारी आई को मान लो थोड़ा सा मैंने बड़ा बना दिया। अब ये वाली लाइट रेस गई 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 गई, इसकी आंखों में पड़ी, इसकी आंखों में पड़ी, लेकिन ये भी क्या है, डाइवर्जेंट, दूर दूर जा रही है। तो ऐसे दूर दूर जा रही हैं, ये क्या है, दूर दूर जा रही है, यहाँ से डाइवर्जेंट है, दूर हो गई। तो इसको पीछे कहीं जोड़ेगा 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 जी, बनेगी। ठीक है, ऐसे ही बना सकते। तो कई तरीके हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही वाली एक लेनी है जी, हम इसको ही मानेंगे या हम इसको सही मानेंगे। दोनों ही सही है, दोनों में पीछे जोड़ेगी आई उन्हें। सबसे ज्यादा हम ये वाला यूज करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कौन सा वाला सबसे वाला ज्यादा। हम ये वाला नोशन यूज करेंगे जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ, सी वाला। मैक्सिमम इमेज फॉर्मेशन में हम ये वाला यूज करते हैं या ये वाला यूज करते हैं, ज्यादा तो ये वाला करते हैं। तो सी में सिखा रहा हूँ। ये इनकन्वीनियंट होता है कि टेढ़ी लाइट रेस बनाओगे फिर इनको पीछे जोड़ोगे, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है सॉल्व करते टाइम चीजों को। हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि ये नॉर्मल इंसिडेंट का केस बना। तो नॉर्मल इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, बताया था ना कि नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है, तीनों एक ही पे है। तो उसको नॉर्मल इंसिडेंट बोलते हैं। 90 डिग्री पे, तो इसी पे वापस चला गया। ये आईज में कौन सी वाली लाइट रह गई, जो वापस गई। और यहाँ से एक लाइट हमने ऐसे बना दी, लो जी ये वाली। अब आंख में कौन सी गई, ये वाली और ये वाली, ये भी डाइवर्जेंट है, दूर दूर जा रही है। इसको पीछे नहीं जोड़ देंगे, ये इसको हमारी ह्यूमन आई क्या करती है, इनको पीछे नहीं जोड़ देती है। तो ऑब्जेक्ट ओ है, तो इसकी इमेज आई है। तो मतलब ये क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। समझ में आ गया कि हम कई तरीकों से बना सकते हैं। ज्यादातर हम ये यूज करते हैं क्योंकि हमें एक रिफ्लेक्टेड रे बनाने की मेहनत बच जाती है। हम डायरेक्ट नॉर्मल इंसिडेंट बनाते हैं ताकि वापस आंख पे आके लगे और ये चीजें जुड़ जाए यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया, ए बी सी। चलो अब थोड़ा मिरर पे टेढ़े मेढ़े रख के बनाते हैं, डायग्राम बनाने सीखते हैं। थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े केसेस में मिरर रखते हैं और हम इसको सीखते हैं आज। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत मजे आएंगे, बहुत मजे आएंगे। चलो मिरर को थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रख के भी डायग्राम बनाने आना चाहिए। आज सेकंड केस में मान लो मेरी ह्यूमन आई ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, मतलब मैंने अपनी गर्दन ऐसे रखी है, दिख रहा हूं मैं, ऐसे रखी है। अब देखो यहाँ पे हमारा एक ऑब्जेक्ट है ओ,
अब इसने इमेज बनानी है। अब ये कैसे बनाएंगे, मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइट रे डाल दी, एक यहाँ पे डाल दी। अब वही यहाँ पे भी क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल बनाओ, ये सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सरफेस ऐसा तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे मेरे एक हाथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं दूसरे के साथ, ढंग से देखो, समझ में आया। तो सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए, ये नहीं कि इसके परपेंडिकुलर यहाँ के परपेंडिकुलर बना कर तो नॉर्मल, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से गया और ये चीज फिर यहाँ से नॉर्मल बनाएगा और ये यहाँ। तो अब ये दोनों आईज, ये दोनों लाइट रे डाइवर्ज हो रही है, दूर जा रही है दूसरे से, ये सेम सोर्स से नहीं है, सेम सोर्स तो ये वाली भी डाइवर्ज है, ऐसे डाइवर्ज हो रही है, रिफ्लेक्टेड भी डाइवर्ज हो गई यहाँ से। अब ये गई आंख में, ये दूर हो रही है, डाइवर्ज हो रही है दूसरे से, दूर जा रही है, तो इसको कहीं कन्वर्ज कर देगा, पीछे जोड़ देगा। ठीक है, और जिस पॉइंट पे जोड़ा हूं हमारी इमेज। ठीक है, अब इसको करने का एक और तरीका बताऊं। हाँ बताओ। ये वाली हम मेहनत थोड़ी सी बचा सकते थे कि हम नॉर्मल इंसिडेंट बना देते, सीधा काम हो जाता। अब देखो, मैं बार बार बोल रहा हूं सरफेस के परपेंडिकुलर बनाना। तो नॉर्मल इंसिडेंट बनी, ये लाइट रे यहाँ गई और ये यहाँ, ये भी दूर दूर हो रही है, तो इसको ये कहीं पीछे यहाँ जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, इमेज आई बन गई जी। मैं इतनी स्लो स्पीड में बता रहा हूँ कि आप लोग चाहो तो 2x पे भी देख सकते हो अगर हल्की लग रही हो तो, और इसको नहीं लग रही हो डायग्राम पॉज करके बनाता जाए भाई। आ जाओ थर्ड, थोड़ा सा और 2-4 केसेस समझा लेते हैं, देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो, नहीं कर पाते, क्या कर पाते हो। थर्ड चलो ह्यूमन आई हमने ले ली है। इस केस में मैं ऐसा ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ऊपर शीशा लगा, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, चलो ठीक है बना देते हैं। चलो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब जरा बना के दिखाओ इसके लिए, तो मेरे को ऊपर वाला ये भी मिटाना पड़ेगा। चलो काम तो उसी हेडिंग के अंदर कर रहा है ना, मिटा दो कोई बात नहीं। आ जाओ, इसको रटना नहीं है। तो नॉर्मल इंसिडेंट बना दिया जी एक, तो हमने अभी वापस गया आंख के अंदर, ये वाली लाइट रिफ्लेक्टेड चली गई, नॉर्मल इंसिडेंट उसी के अलावा वापस आ जाता है। अब हमने ये एक और डाली, ये वाली रिफ्लेक्ट कर गई यहाँ से, जुम्मा जुम्मा जुम्मा। अब ये वापस आ रही, ये दूर दूर है तो इनको कहीं पीछे जोड़ देती है हमारी ह्यूमन आई। तो जी ये यहाँ जुड़ गई, ये वाली यहाँ पीछे जाके जुड़ गई, ये इमेज बन गई आई। ऑब्जेक्ट था ओ, इमेज थी आई। समझ में आ गया। अब इसको करने का एक और तरीका भी है जी, जैसे हम बनाते आ रहे हैं बार 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 बार, वैसे बना देंगे जी। लो जी, पीछे जोड़ा और ये बन गया। ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट में बस ये होता है कि एक रिफ्लेक्टेड रे बनाने का झंझट खत्म हो जाता है, एक रिफ्लेक्टेड रे का झंझट खत्म हो जाता है। बस ये मेरा कंसर्न था कि आपको आनी चाहिए। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना सा था कि वो केस भी आपको आना चाहिए। समझ में आ गया। आ जाओ चौथा बनाते हैं। जब तक नहीं आएगा तब तक मैं कराता रहूंगा। 4-5 करा देते हैं। आ जाओ, ये मेरी ह्यूमन आई, अब ये शीशा है ऐसे और मैं हूं ऐसे। दिखा, यहां पे रखा है मैंने ऑब्जेक्ट ओ, ये लाइट रे डाली मैंने ऐसे, 2 लाइट रेज चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ लाइट रेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन इमेज इज 2। तो ऐसे गई और ऐसे गई। और यहाँ पे बना लिया एक और नॉर्मल, और इसको यहाँ पे ले लिया, इसको यहाँ पे हमने फिर ले लिया, और ये दूर दूर जा रही तो इसको कहीं कन्वर्ज कर देगी पीछे एज यूजुअल, जैसा मैंने बताया जी, जैसा मैंने बताया, इसको कहीं कन्वर्ज कर देगी पीछे, यहाँ पे आई बन गई जी। लो जी, ऑब्जेक्ट है ओ, ये है इमेज, इसकी आई। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यही वाला केस बनाते हैं। आज नॉर्मल इंसिडेंट से बना के दिखाओ मेरे को। हाँ, सरफेस के परपेंडिकुलर लो, किसके परपेंडिकुलर, यहाँ एक ग्राउंड लगा दो, इसके परपेंडिकुलर ले लोगे? नहीं दोस्त, इसके परपेंडिकुलर नहीं लेंगे हम, तो सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे। सरफेस है हमारा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा, और ये इसकी आई में वापस गया, और ये वाली जो लाइट है ये और ये यहाँ मिली 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 और आई बना। समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। एक और एग्जांपल करना है, आ जाओ कर लेते हैं। चलो पांचवा क्वेश्चन, पांचवा एग्जांपल इसका, इसी सेम चीज का 5th एग्जांपल आ जाओ।
उसके अंदर हम ले लेते हैं एस। ये तो मैं करा चुका। कौन सी और डायरेक्शन में दूं, कौन सी और डायरेक्शन में दूं, ऐसे दे दूं, ऐसे टेढ़ा इधर वाली डायरेक्शन में देते। चलो बनाओ इसे। हमारी ह्यूमन आई है एस से, अब मैं देख रहा हूँ एस से। अच्छा, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ओ, तो एक लाइट रह गई एस से, एक गई हमारी नॉर्मल इंसिडेंट। अभी इसी पे वापस आ गई, तो ये इसकी आई में ये वाली गई और यहाँ पे ये वाली रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ से नॉर्मल बना के हम लोग देख सकते हैं। अब तो धड़ बनेंगे, है ना, धड़ 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 धड़, नॉर्मल इंसिडेंट इसका नॉर्मल ऊंची आई बन गई। ठीक है, अब चाहो तो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा नॉर्मल इंसिडेंट में गड़बड़ कर देते हैं। जो लोग थोड़े से नॉर्मल इंसिडेंट में बार गड़बड़ कर रहे हैं वो लोग फिर नॉर्मल वाला बना रहे हैं। भाई अपना ये वाला केस यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इसको उन्होंने पीछे जोड़ा 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 आई होंगे, वो फिर वाला बना ले। और जो लोग पूरा मास्टर करना चाहते हैं वो दोनों बना ले। समझ में आ गया? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया। पांचों समझ में आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हम करते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की इमेज फॉर्मेशन। आ जाओ, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की बहुत कल एक्सटेंडेड की प्रैक्टिस करा। तो एक्सटेंडेड क्या होता है, मतलब कई सारे मल्टीपल पॉइंट्स को मिला दो और एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब मल्टीपल पॉइंट्स मतलब जैसे ये है, ये कई सारे पॉइंट्स है। मेरे सामने मिरर रखा है, तो एक पॉइंट इसकी इमेज, ये वाला एक पॉइंट है, इसकी इमेज बनेगी, इसकी बनेगी, इसकी बनेगी, इसकी बनेगी, कई सारे पॉइंट्स की अलग अलग इमेज बनेगी और वहां कंबाइन हो जाते हैं इन सबकी इमेज, और क्या बनाती है, एक कंप्लीट इमेज बनाती है। समझ में आ गया? मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मल्टीपल पॉइंट्स। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत कम होता है, एक्सटेंडेड ही ज्यादातर होते हैं। आ जाओ, इसका सबसे पहला हम सिंपल सा केस उठा लेते हैं। तो ये बना दिया मैंने अपना मार्कर। अब क्या होगा, एक लाइट रे डाल सकता हूं मैं यहां से, नॉर्मल इंसिडेंट की अपनी। तो ये लाइट रे एक मैंने यहां से डाल दी। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ जी हम नॉर्मल नॉर्मल बनाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस नापेंगे और इतने में फिर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकल जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। ऐसी चल रही है ना चीजें। अब देखो, इसको अगर ये वाली लाइट रे यहाँ पे है मेरी ह्यूमन आई, बड़ी बना देते हैं काफी, तो इसको क्या दिखेगा, इसको ये वाली लाइट रे दिखेगी जो वापस आ रही है, और इसको ये वाली, तो मतलब ये इन दोनों को कहीं पीछे मिला देगा। ऐसी हर पॉइंट की इमेज फॉर्म करेगा वो, ऐसी ही वो हर पॉइंट की इमेज फॉर्म करेगा। अच्छा जी, ऐसी ऊपर वाले हिस्से की भी वो ऐसी फॉर्म करेगा कि ये लाइट रे गई, ये वापस आ गई, इसको यहां से हटा, ये लाइट रे गई वापस आ गई जी, नॉर्मल इंसिडेंट है। अब देखो, एक और लाइट रे इसने डाली इस तरीके से, सॉरी ये तो मैंने कहा बना दी। ठीक है, एक और लाइट रे इस तरीके से गई, यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल बनाया, इसको यहाँ पीछे ले लेगा भी, अब इसको यहाँ पे पीछे ले लेगा और यहाँ पे लिया तो ये वाला पॉइंट बन गया। इसी तरीके से इस पॉइंट की इमेज बनी, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, और ये पूरा पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे ज़ेरॉक्स हो गया। पूरे पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बन के हमारे सामने है। ठीक है, तो पूरे पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज हमारे सामने, पॉइंट ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की मल्टीपल पॉइंट्स की इमेज बनी और वो वहां जाके मिली, तो एक पूरा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बन गया। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये क्या है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? समझ में आ गया जी। अब एक आधी टेढ़ी मेढ़ी सी बना देते हैं, टेढ़े मेढ़े मिरर में बना देते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, हाँ, फिर हम आपको लेटरल इन्वर्जन इन्वर्जन के बारे में बताने से पहले दो जो प्लेन मिरर वाले कॉन्सेप्ट का वादा करा है वो पढ़ाएंगे, फिर लेटरल। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आगे कंटिन्यू अपनी क्लास करते हैं। बस आप लोग एक सेकेंड, हम लोग एक प्रोसेस करिए, बस हो गया। चलिए,
तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब हम बनाते हैं थोड़ा सा इसको टेढ़ा सा, थोड़ा सा बोर्ड के सेंटर में बनाता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। यहाँ बना, अब नॉर्मल इंसिडेंट की वैल्यू समझ में आए क्यों? क्योंकि हमें बार बार एक रिफ्लेक्टेड रे नहीं बनानी पड़ेगी, दो रिफ्लेक्टेड रे बनाने की मेहनत बच जाती है। आलसी लोग बहुत है भाई धरती पे, मेरी तरह आलसी बहुत है धरती पे, जो एक रिफ्लेक्टेड रे दो रिफ्लेक्टेड रे बनाने की मेहनत छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरे को पता है आप सब बहुत मेहनती हो। अब यहाँ से लाइट रे गई, ये परपेंडिकुलर बन गई, यहाँ से गई तो ह्यूमन आई में कौन सी वाली आके लगेगी? ये वाली रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से मैंने मान लो एक और लाइट रे डाली, इसका ये नॉर्मल बना, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे गई, तो मतलब ये और ये गई, तो इसको कहीं पीछे जोड़ेगा, ये इनको कहीं पीछे जोड़ेगा, यहाँ पे कन्वर्ज कराने की कोशिश करेगा इन डाइवर्जेंट रेस को यहाँ पे, तो ये ऐसी हो जाएंगी। ये क्या बना दी, ये उल्टी कैसे हो गई? अरे लेटरल इन्वर्जन नहीं होगा इसका, लेटरल इन्वर्जन अगर ये ऐसा रखा है तो ये ऐसा हो जाएगा लेटरल इन्वर्जन। भाई पढ़ा है 7th क्लास में इसके बेसिक, ये चीज मैं अगले में बताऊंगा। ये सब मैं बेसिक बातें ही बता रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में जो एडवांस टॉपिक्स हैं जो आपको आने चाहिए 10th क्लास के अंदर, मैं उन एडवांस टॉपिक को, उन 4 जो पॉइंटर्स आपने 7th क्लास में पढ़े उनके बीच में डाल 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 के पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको बार बार अलग अलग से ना पढ़ना पड़े। तो लेटरल इन्वर्जन तो पता ना कि लेफ्ट का राइट हो जाता है, बस वही हो रहा है यहाँ पे। ऐसे इधर वाले हिस्से की मैंने बनाई, ये परपेंडिकुलर डाल दिया जी लो जी। अब यहाँ से मैंने एक और लाइट रे गिराई, ये गिराई जी, और ये गई, तो ये वाली इसकी आंखों में गई, और ये वाली अब ये क्या करेगा, इनको पीछे कहीं कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा 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 और यहाँ कन्वर्ज कर देगा। ठीक है जी, कन्वर्ज कर देगा। अब ये बन गई हमारी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, ये एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब कई सारे पॉइंट्स, कई सारे अलग अलग यहाँ के पॉइंट, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ के यहाँ के पॉइंट्स की इमेज बनती गई और ये कंप्लीटली फॉर्म हो गई। इसको आप पहले समझ सकते हो, मेरे पास ये दो सेम मार्कर है, ये ऐसे रखा तो इसका लेटरल इन्वर्जन क्या होगा, इसका उल्टा डायरेक्शन बिल्कुल, इसका लेटरल इन्वर्जन क्या होगा जी, इसका बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा, इसका बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन हो जाएगा लेटरल इन्वर्जन में। उल्टा हो गया भाई साहब, ये तो लेटरली इन्वर्ट हो गया, लेफ्ट का राइट हो गया, पूरी चीजें पलट जाएंगी। मेरे सामने शीशा लगा था, मैं वहां पे देख रहा था थोड़ा सा, तो ये देखो पूरा इन्वर्ट हो गया ना। यहाँ तक कि आप देखो मैंने कैप्स को भी इन्वर्ट करा, ये इधर की तरफ है तो ये पूरी इन्वर्ट हो जाएगी, लेटरल इन्वर्ट। आ जाओ एक आ जाओ, थोड़ा टेढ़े मेढ़े मिरर पे करवा देते हैं, फिर उसके बाद 2 प्लेन मिरर वाली कंडीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड आ जाओ, कौन सा वाला थर्ड है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बनानी है आपने। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा कम हो इशू, पीछे का कुछ हटाना हटाना ना पड़े। अब आ जाइए, यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ी सी बना दी, और यहाँ पे मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया फायर क्रैकर है, रॉकेट है, यहाँ पे पीयू सी इसकी पूछ है, यहाँ पे आग लगाई और शिव रॉकेट, नहीं ये सब काम करना है, मेरा इमेज बना दी। अब देखो कैसे बनेगी, यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक नॉर्मल इंसिडेंट डालो, किसके परपेंडिकुलर, देखो भाई यहाँ पे अगर सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर थोड़ी डाल दोगे, नहीं 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 नहीं, हम किसके परपेंडिकुलर डालेंगे, हम इसके परपेंडिकुलर डालेंगे जनाब, जो हमारा सरफेस है हम इसके परपेंडिकुलर डालेंगे। अब ये तो जी इसी डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ से मैंने एक और डाल दी, ये गई 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 गई, तो अब ये ऐसे जा रही है, इसको कहीं तो मिलाने की कोशिश करेगा, हाँ जी कोशिश तो करेगा कहीं मिल जाए पीछे। यहाँ मिलाने की कोशिश करेगा, मिला दीजिए। ऐसे ही नीचे वाले पॉइंट के साथ करेगा, ये भी जी नॉर्मल इंसिडेंट बनाई है मैंने ताकि मेरी मेहनत बच जाए। उसके बाद क्योंकि मैं आलसी हूँ, मैं बता रहा हूँ पहले, यहाँ पे मैंने ये बनाई। अब हम इसको और इसको भी पीछे ज्वाइन कराएंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये बन गई ये हमारी, जैसा ये था ये जिसका एज इट इज बनेगा। मेरी ड्राइंग पे कोई नहीं जाएगा कि मेरी ड्राइंग कैसी है, मेरी ड्राइंग बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, मुझे पता है।
तो जैसा ये था ये वैसे का वैसे ही बन जाएगा। समझ में आ गया कि इमेज फॉर्मेशन में प्लेन मिरर कैसे होती है। अब आ जाओ टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल वाले की इमेज फॉर्मेशन और फॉर्मूला से थोड़ी और चीजें मैं करा देता हूँ। बच्चा मुझे तो 12th के रे ऑप्टिक्स ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स में पढ़ना है। 8th क्लास में बहुत से बच्चों ने तो पढ़ रखा, बहुत से मेरे दोस्ती साथी यहाँ बैठे हो जिन्होंने पढ़ रखा है, 8th में जिन्होंने नहीं पढ़ रखा कोई बात नहीं है, आप पढ़ लो, लेकिन ज्यादातर ने इमेज फॉर्मेशन नहीं सीखी होगी। दो इंक्लाइन प्लेन मिरर का रे डायग्राम कैसे बनाया, रे डायग्राम रेज बना के प्रॉपर तैयार करना होता है, वो ज्यादातर को नहीं आता होगा। आता है तो स्किप करो, आगे बढ़ो क्लॉक प्रॉब्लम्स पे। चलो, टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल। अभी आप लोगों ने इल्यूजन वाली जो जगह होती है ना जहाँ पे इल्यूजन दिखाए जाते हैं, वहां पे मैंने भी देखा था कि ऐसे दो मिरर्स लगे हुए थे और मेरी कई सारी इमेजेस, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म होती है। दो मिरर्स लगे तो मेरी कई सारी इमेजेस, जैसे मैंने ऐसे मूव करा तो वो फॉर्म होती है। मतलब इल्यूजन वाली कई जगहों पे जहाँ पे कई सारे इल्यूजन होते हैं, जो इल्यूजन वाली जगह होती है ना जहाँ पे कई सारे अलग अलग तरीके के इल्यूजन वाली जगह कौन सी होती है, जहाँ पे कई सारे अलग अलग तरीके के इल्यूजन फॉर्म होते हैं। जहाँ पे इल्यूजन होते हैं ना, समझ गए, इल्यूजन वाली जगह जहाँ पे कई सारे इल्यूजन फॉर्म होते हैं, उसमें एक ऐसे मिरर लगे होते हैं, आपकी कई सारी इमेजेस फॉर्म होते हैं। टू मिरर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल। चलो, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कई सारी इमेजेस बनाने का। अब फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं कराऊंगा मैं, वो सब 12th में देखना। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड कितनी होती है, 360 बाय में थीटा माइनस ऑफ 1। इसको समझो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये दो शीशे हैं, ये एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रहे होंगे, मतलब हमने ऐसे रखा कि कुछ एक दूसरे के साथ एंगल बना रहे हैं, और इस एंगल को क्या बोला गया, थीटा। इसको यहाँ पे हमने उठा के रखेंगे तो पता लग जाएगा ये दो शीशे मिलके हमारी कितनी इमेजेस फॉर्म कर पाएंगे। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनाएंगे, 360 बाय थीटा माइनस ऑफ 1। अब इसको आज थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आज एग्जांपल 1, क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 चलते। आपको इसमें नंबर ऑफ इमेजेस निकालनी है, थीटा दे रखा है। आ जाओ, 30 डिग्री, दूसरा पॉइंट है 60 डिग्री, तीसरा पॉइंट है हमारा 90 डिग्री, चौथा पॉइंट है 120 डिग्री। फिर छोटी मोटी ट्रिक्स है, फिर इमेज फॉर्मेशन चालू होता है। आ जाओ, बनाओ भाई। 30 डिग्री का क्या होता है, 360 बाय में 30 डिग्री माइनस ऑफ 1, ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 1 11। ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बाय में 60 डिग्री माइनस ऑफ 1, ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 इमेजेस बनाएगा। 360 डिग्री बाय में 90 डिग्री माइनस ऑफ 1, कितना हो जाएगा, 3 इमेजेस। उसके बाद ही 360 डिग्री बाय में 120 डिग्री माइनस ऑफ 1, कितना हो जाएगा, 360 बटे 120 3 माइनस 1 2 इमेजेस। एक बार कैलकुलेशन देखिए, 360 बटे 30, 12 12 माइनस 1 11, 360 बटे 60 6 माइनस 1 5, 360 बाय 94 4 माइनस 1 3, 360 बाय 23 3 माइनस 1 2। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है नंबर ऑफ इमेजेस घट रही है, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। क्या देखो, 30 डिग्री का थीटा क्या है, छोटा है, नंबर ऑफ इमेजेस 11। 60 डिग्री का थीटा क्या है, 30 से ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ इमेजेस घट गई 5। 90 डिग्री का जो थीटा है वो 60 से भी ज्यादा है, लेकिन 90 डिग्री की इमेज 3 और कम, 120 पे और कम। तो ऐसे कम 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 होती जा रही है। इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ रही हैं, कि नंबर ऑफ इमेजेस कब बढ़ रही हैं या घट रही हैं। नंबर ऑफ इमेजेस कब घट रही है, नंबर ऑफ इमेजेस घट रही है जैसे जैसे थीटा हम बढ़ा रहे हैं, और जैसे जैसे हम थीटा कम कर रहे हैं, थीटा कम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ रही है। इसका क्या मतलब हो कि एक चीज बढ़ रही है घट रही है, एक बढ़ रही है घट रही है, एक बढ़ रही है घट रही है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब नंबर ऑफ इमेजेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा प्रोपोर्शनलिटी 1/थीटा। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इमेजेस घटेंगी, थीटा की वैल्यू घटेगी तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ेंगी। समझ में आ गई, थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, थीटा ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस घट जाएंगी, और अगर थीटा छोटा होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही है ये चीज, तो ये तो कुछ अच्छी सी बात लग रही है, नोट कर लो, कर ली नोट।
हाँ जी, बहुत मजे से आ रहे हैं, ये बातें सुनने में तो अच्छा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ वैज्ञानिकों वाली बातें हो रही हैं यहाँ पे। बहुत से लोगों को तो पता भी होंगे पहले से, जो कोचिंग वोचिंग जाते हैं। चलो इसको थोड़ा सा समझो कैसे रिलेशन आया। नंबर ऑफ इमेजेस को हम मानते हैं एक्स, एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय थीटा माइनस, मैथमेटिकली भी करके देख लो तो आपने ऑब्जर्वेशन से निकाला है। तो x प्लस वन इज 360 डिग्री बाय थीटा, x प्लस वन 360 डिग्री बाय थीटा है। तो क्या x प्लस वन को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय थीटा, क्योंकि 360 तो कांस्टेंट है। अब x प्लस वन, कोई चीज का प्लस वन किसी कांस्टेंट के साथ ऐड होकर अगर वो थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो खुद में भी तो थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ इमेजेस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा इन टू इंक्लाइंड मिरर्स वाली कंडीशन में, यहाँ पे थीटा एक मिनट, ये दूसरा मिरर। समझ में आ गया? एक और सवाल लगाओ फिर पढ़ देंगे आगे। इमेज फॉर्मेशन 90 डिग्री और 120 डिग्री का मैं बनाना सिखाऊंगा कैसे बनता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको नंबर ऑफ इमेजेस ये बतानी किसके अंदर ज्यादा होंगे, किसके अंदर नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा होंगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ इमेजेस बतानी किसके अंदर ज्यादा होंगे। N6, N18, N30, N60, N90, N120। आ जाओ सबसे पहले 6 की निकालो, 360 बाय 6 माइनस 1, 60 माइनस 1 59। आ जाओ जी, अब इसकी निकालो 360 बाय में 18 माइनस ऑफ 1, ये हो जाएगा जी 19। इसके बाद इसकी निकालो 360 बाय में 30 माइनस ऑफ 1, 12 माइनस 1 11 हो जाएगा। उसके बाद 360 बाय 60 माइनस ऑफ 1 क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। 360 बाय में 90 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 360 बाय में 120 माइनस ऑफ 1 कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसके, जिसका थीटा सबसे छोटा 59, तो N18 और N6 में ज्यादा कितनी किसकी है, बाकी वाला डिग्री ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो किसकी ज्यादा 59 ज्यादा है ऑफ कोर्स 19 से, तो ये। उसके बाद 18 और 30 में किसकी ज्यादा है 11 और इसकी 19, तो 18 वाले की ज्यादा है। उसके बाद 30 और 60 में कंपेयर करना, इसकी 11 इसकी 5, तो इसकी ज्यादा है। 60 और 90 वाले में जी इसकी 5 है इसकी 3 है। अब 90 और 120 में जी इसकी 2 है उसकी 3 है। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इमेजेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा वाले रिलेशन से भी तो निकाल सकते हैं। जिसका थीटा सबसे ज्यादा उसकी नंबर ऑफ इमेजेस सबसे कम, मतलब जिसका थीटा सबसे छोटा उसकी नंबर ऑफ इमेजेस सबसे ज्यादा। तो नंबर ऑफ इमेज सबसे ज्यादा किसकी में जी 6 डिग्री, इस केस में जो क्वेश्चन दिया है। तो 6 और 18 में थीटा किसका छोटा है 6 का, तो नंबर ऑफ इमेजेस 6 की ज्यादा। 18 और 30 में थीटा किसका छोटा है 18 का, नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा 18 की। 360 में थीटा किसका छोटा है 30 का, नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा 30 की। 60 और 90 डिग्री में थीटा किसका छोटा है 60 डिग्री का, तो नंबर ऑफ इमेजेस इसकी ज्यादा। 90 और 120 में थीटा किसका छोटा है 90 का, तो नंबर ऑफ इमेजेस किसकी ज्यादा 90। समझ में आ गया? अब हम इसको इमेज फॉर्म करके दिखाएंगे, ये सिखाएंगे। देखो इसमें तो बहुत सारी इन सब में तो इतनी ज्यादा इमेजेस है कि अगर मैं बनाता जाऊं तो खत्म ही नहीं होंगी, बहुत सारी है। तो हम इन दो कंडीशन, ये थोड़ी सी इजी होती है, हम इनको बनाना सीखेंगे, हम इनको प्लॉट करना सीखेंगे, बनाना सीखेंगे कि कैसे बनेंगी। समझ में आ गया? तो अब हम ये बनाना सीखेंगे 90 और 120 वाले। नोटबुक निकाल लीजिए, प्रोटेक्टर, स्केल, ग्राफ शीट सब ले आइए अपना, जो भी मैं कह रहा हूँ। चलिए अब वहां से कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहां तक आ गए थे, अब हमें बनाने हैं इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन से क्या होता है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट एनहेंस होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपको ये चीजें पता लगती हैं कि डायग्राम बनते कैसे हैं, तो आपका विजुअलाइजेशन डेवलप होता है। तो उसके लिए मैं 2 इलस्ट्रेशंस कराऊंगा, एक 90 डिग्री पे नंबर ऑफ इमेजेस, एक 120 पे। हालांकि ये टॉपिक क्लास 12th रे ऑप्टिक्स के ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स वाले जो ब्रांच है उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं 12वीं के लेवल पे पढ़ाऊंगा ये चीजें, तो 12वीं वाले ऐसे कोर्सेज फर्दर आगे फ्यूचर में आएंगे, तो उन कोर्सेज के लेवल पे पढ़ाया जाए तो 1.5-2 घंटे तक का टॉपिक है सिर्फ इंक्लाइंड मिरर्स पे। सिर्फ इंक्लाइंड मिरर्स ही अपने आप में 1.5-2 घंटे का टॉपिक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि 10th क्लास है तो थोड़ा ओलंपियाड लेवल की बातें कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो डायग्राम वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हो सकता है बहुत से लोगों ने 8th में पढ़ रखा हो, बट मैक्सिमम ने नहीं पढ़ा हो, क्योंकि 8th में बहुत रेयर है कोई टीचर पढ़ाए तो।
तो चलो, नंबर ऑफ इमेजेस एट 90 डिग्री एंड 120 डिग्री आ जाओ। चलो चलो, नंबर ऑफ इमेजेस पहले आप निकालो एट 90 डिग्री। जरा निकाल के तो बताओ मेरे को कितनी है। फॉर्मूला लगाएंगे दोस्त, 360 डिग्री बाय में 90 डिग्री माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 3। तो मतलब 3 इमेजेस बनेंगी। यदि दो शीशे 90 डिग्री का एंगल, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यदि दो शीशे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो क्या होता है। तो कोई नई सी कहानी बनेगी। चलिए आ जाइए, प्रोटेक्टर नाम की एक वस्तु आती है, कृपा करके यात्रीगण उस प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें और 90 डिग्री का एंगल बनाए या कोण बनाए। समझ में आ गया? यदि सभी यात्रीगणों को समझ में आ गया तो अपनी नोटबुक में पेंसिल से प्रोटेक्टर लेके 90 डिग्री का कोण बनाए। समझ में आ गया? यदि दोबारा सुनना चाहते हैं तो पीछे जाइए, 2 बार ऐसे क्लिक कीजिए और वापस जाके सुनिए। समझ में आई बात? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आई। ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ से बराबर दूरी पे और यहाँ से भी बराबर दूरी पे। चलो यहाँ से मैं ये वाली उंगली लेता हूँ और यहाँ से। यात्रीगण कृपया बराबर दूरी से स्केल से नाप के ही काम करें। वो है हमारा ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज भी ऐसी ही बननी चाहिए। चलिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि यदि मैं ऊपर से आंख रखूं और नीचे की डायरेक्शन में देखूं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यदि आंख ऐसे रखी जाए और ऑब्जेक्ट ओ पे देख रही है तो ऑब्जेक्ट ओ की इमेज कैसे बनती है। चलिए यात्रीगण कृपा करके अपनी नोटबुक निकालें और बनाएं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे पहली इमेज। एक लाइट रे गई, ये हमने डाली सरफेस के परपेंडिकुलर। इसको डालने से ये फायदा होता है कि हमें रिफ्लेक्टेड रे दोबारा नहीं बनानी पड़ती। समझ में आ गया जी? हम सबको समझ में आ गया। अब हमने बनाई दूसरी लाइट रे। ठीक है, दूसरी लाइट रे मैंने बनाई है दूसरे कलर से। ये गई किसी एंगल पे। इसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से क्या रिफ्लेक्ट होगी? जी हाँ, बिल्कुल रिफ्लेक्ट होगी। कैसे रिफ्लेक्ट होगी? जैसे रिफ्लेक्शन होता है। यात्रीगण कृपया साथ साथ में प्रोटेक्टर लेके अपनी चीजों को ड्रॉ करते हैं। ये हो गया एंगल I1। एंगल I1 है तो एंगल R1 बनेगा, ये रिफ्लेक्ट होगी। तो चलिए एंगल R1 बनाते हैं, यात्रीगण साथ साथ में बनाते रहेंगे। छोटा सा एंगल है, छोटी छोटी सी बातें हैं। ठीक है, तकरीबन बन हो गया है। तो ये वाली लाइट रे और ये जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके गई है, इसकी आंखों में गई। अभी इसको पीछे की तरफ बनाएगा, इक्वल डिस्टेंस यहाँ कहीं पे बना देगा जी। चलो जी, बना के हम देखते हैं। यात्रीगण कृपया अपनी कॉपी पेन निकालें और इसे बनाते जाएं। ये है और ये है, तो इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो आंखों में गया, अब इसको पीछे की तरफ क्या करेगा? ज्वाइन कर देगा। तो ज्वाइन कराइए, आ जाइए, देखते हैं क्या होता है, क्या इमेज बन पाती है। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट है, ये इसकी इमेज बनी 1। हमें चाहिए 3, तो सबसे पहली हो गई टिक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भी एक सरफेस है, यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन चलो हम उसको बाद वाली चीज में ले लेते हैं, यहाँ पे नहीं लूंगा। अब आइए, अब हम दूसरी इमेज बनाते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या लेंगे, एक लाइट रे डाली, एक लाइट रे हमने इस पे डाली सरफेस पे, परपेंडिकुलर ही लेंगे और अब ये रिफ्लेक्ट हो। अब ये वाली आई कहाँ शिफ्ट हो गई? ये वाली आंख आ गई यहाँ पे। चलिए बना दी, ये वाली आंख यहाँ पे आ गई। अब ये इसके अंदर रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी और यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, एक और लाइट रे आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो लाइट रे आएगी, यहाँ पे भी एक लाइट रे आएगी। तो अब ये क्या होगी, ये वाली, चलो मैं दूसरे मार्कर से बनाता हूँ, ब्लैक मार्कर से बना देते हैं ये वाली, ताकि थोड़ी सी हाईलाइट सी हो जाए, आप लोगों को बनाने में प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो एंगल बना, ये बना एंगल I2। अब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे गया एंगल R2। तो ये वाली और ये वाली, अब ये जा रही है, ये को क्या करेगा? पीछे जोड़ेगा ये वाली, और ये वाली को क्या करेगा दोस्तों? पीछे की तरफ जोड़ेगा। तो ये इतने डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी इसकी यहाँ कहीं बनेगी। ये इतने डिस्टेंस पे है तो इमेज भी यहाँ कहीं बनेगी I2। ठीक है, इसको पीछे जोड़ा और हमने इसको पीछे जोड़ा बन गई इमेज। ठीक है, अब जो अगली वाली बनी उसके बारे में सुनिए थोड़ा सा, कैसे बनेगी। चाहिए
बन गई 2 इमेजेस तो अब हमारी। अब हमें तीसरी चाहिए। अब 2 लाइट रेस कहीं मिल गई तो हमारा काम बन गया। क्या बोल रहा हूं, 2 लाइट रेस कहीं मिल गई, हमारा काम बन गया दोस्त। कैसे बन गया, अब देखो I1 बन गई, I2 बन गई, मतलब दूसरी इमेज भी टिक मार दो कि बन गई थी। अब तीसरी बनानी है। चलो जी, अब देखो 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 कहीं कुछ हो रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये जो लाइट रे गई, अगर मैं ये देखूं यहाँ से तो ये गई इस वाले प्लेन पे, इस वाले शीशे पे, यहाँ के तो इंसिडेंट रे और ये वाली रिफ्लेक्टेड, लेकिन इस वाले शीशे पे यहाँ से मान लो कोई लाइट रे आ रही है, ऐसे एक्ट कर रही है ना कि इस वाले शीशे के लिए ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, सॉरी इंसिडेंट रे इस वाले शीशे के, तो हाँ, तो अब ये इस पे जब आके टकरा रही तो रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन होगा। तो क्या मैं इसको यहाँ से डाल सकता हूँ? हाँ जी डलेगी जी, बिल्कुल डलेगी। एंगल I3 और ये आ गया एंगल R3, ये गई यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे ये आई और यहाँ पे गई, तो इस जगह पे यहाँ पे रख दो इसको, एंगल I4 इसको रख दो। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से अब ये यहाँ से जाएगी, ये यहाँ से जाएगी। अब ये मान लो ये यहाँ पे आ गई, तो ये इस वाले के लिए इंसिडेंट लाइट रे हुई, तो ये यहाँ कहीं चली जाएगी जी एस पे, एंगल R4। अब इन दोनों को पीछे जोड़ेंगे 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 जोड़ेंगे, अब इन दोनों को पीछे जोड़ेंगे। मान लो कोई आई अब यहाँ पे है, तो यहाँ वाली आई क्या करेगी, इन दोनों को पीछे जोड़ने की कोशिश करेगी ऐसे। तो आ जाओ जी जोड़ते हैं। जुड़ गए जी। अब देखिए मैंने यहाँ पे तो बिना प्रोटेक्टर के बनाया, बिना स्केल के बनाया, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। तो इमेज बनी I3, तो ये I1 I2 I3, यहाँ से इसका डिस्टेंस देखिए, तो ये I1 बनी, ये I2 बनी, ये I3 बनी। आप लोग देख पा रहे होंगे वहां पे कि ये जो है ये आप लोग 1-2 बार बनाइए, कोशिश कीजिए, हो सकता है पहली बार में बहुत से लोगों से ना बने। 3 इमेजेस बन गई, बिल्कुल बन गई। अब आ जाओ अगला बनाते हैं। जिससे नहीं बनी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आएगा एग्जामों में, नहीं आया चाहे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको आना चाहिए। नंबर ऑफ इमेजेस एट 120 डिग्री। तो अब आप लोग अपना प्रोटेक्टर लेके 120 डिग्री का एंगल बना लीजिएगा। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वो अपना प्रोटेक्टर लेके 120 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। एक सौ 20 डिग्री का कोण होता है। चलो मेरे हिसाब से तो इतना होगा, है ना। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा साफ बनाते हैं। ये एंगल रफली 120 डिग्री के आसपास का ही लग रहा है मेरे को तो, ठीक है। अब आप लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ओ तो ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने यहाँ पे, ओ चलो अब यहाँ पे मैंने डाली लाइट रे नंबर 1। लाइट रे नंबर 1 कैसे डालती है, नॉर्मल इंसिडेंट। सबसे ऊपर एक आंख रखेंगे और हम कैसे देखेंगे, नीचे की तरफ। यात्रीगण कृपया नीचे देखें, नीचे देख रहे हैं। अब ये यहाँ से वापस जाएगी रिफ्लेक्ट होकर ऊपर, और ये वाली लाइट रे ये है, ये यहाँ से गई 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 और यहाँ पे ये बना दिया इसने जी अपना एंगल I1, और ये गई यहाँ से 120 डिग्री लिखा हुआ हटा दो, जरूरत नहीं है। ये हमारा नॉर्मल हो गया, और ये यहाँ से गई निकल के नीचे। आप लोग जब स्केल से प्रोटेक्टर से बनाएंगे थोड़ी ज्यादा एक्यूरेट चीजें बनेंगी। एंगल R1। अब ये जो है ये और ये इसको कहीं पीछे जोड़ेगा, क्योंकि इसकी इमेज बनेगी इसके लिए कि ये यहाँ I1 हो गया। अब आ जाओ दूसरी बनाते हैं। अब दूसरी कैसे बनेगी बताओ, परपेंडिकुलर ऐसे डाल दूं? नहीं नहीं नहीं, ये तो इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा, हमें तो सरफेस के परपेंडिकुलर चाहिए। अब ये वाली आंख कैसे रखी जाए, ये वाली आंख रख दी मैंने जी, ऐसे देख रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ से डालूंगा लाइट रे, यहाँ से अब मैं लाइट रे डालूंगा। अब मैं कैसे डालूंगा कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ये आ गई परपेंडिकुलर टू सरफेस। अभी इधर वाली आई में गई, और फिर मैंने ले लिया यहाँ पे, थोड़ा सा इसको साफ सा बनाते हैं, छोटा सा एंगल लेंगे ताकि ज्यादा इंटरनल इंटरसेक्शन ना हो।
ये मैंने बना दिया एक और। अब मैंने यहाँ पे एंगल माना एंगल I2, अब यहाँ से ये निकल गया एंगल R2 भी। अब ये देखिए ये वाली जो है ये क्या होंगी, इनको पीछे मिलाने की कोशिश करेगा, ये इतनी दूरी पे तो ये भी यहाँ कुछ इतनी ही दूरी पे बनेंगी I2। तो क्या ये समझ में आ गया? अब क्या फॉर्मूले से क्या बैठ रहा था, देख रहे 360/120 डिग्री माइनस 1, ये हो गया 3 - 1 ये आपका 2, तो कितनी इमेज बनेगी? 2 इमेज। तो ये रे डायग्राम्स है इन इमेजेस के। तो अब आप लोगों को शायद से कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कि अब कोई आपसे नींद में भी उठा के पूछेगा बोलोगे ऐसे बनेगा I1, ये हमारा I2। अब एक और प्रॉपर्टी होती है मिरर की जो आप लोगों ने देखी होगी, लेफ्ट कान पकड़ोगे तो राइट लगेगा सामने शीशे में, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो अब हम उस प्रॉपर्टी के बारे में लिखते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़े बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? तीसरी प्रॉपर्टी है लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि मिरर ना हर उस चीज को उल्टा कर देता है जो उसमें दिखती है। मतलब क्या, मिरर की आंखें जो दिखती है मतलब उसके सामने आप कुछ भी रखो उसे लिटरली इन्वर्ट कर देगा। जैसे आप लोगों ने पता होगा ना आप लोगों को कि अगर मैं अपना लेफ्ट ईयर पकड़ूं तो राइट लगता है, मैं अपना राइट हैंड दिखाऊं तो लेफ्ट हैंड लगता है। बस सिंपल सी बात है कि चीजें उल्ट पुलट हो जाती हैं। जैसे मैंने ये वाला कान बनाया तो जी उल्टा हो गया, मैंने अपना लेफ्ट ईयर बनाया तो अब ये राइट बन गया, लेफ्ट ईयर का राइट ईयर बन गया। ये चीजें पलट गई, ऐसे था ऐसे पलट गया, यहाँ पे ये आता अब ये यहाँ पे ये हो गया, उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा पुल्टा। तो लिटरली इन्वर्टेड हो गई, चीजें पलट गई। समझ में आ गई ये वाली बात? हाँ, ये तो हमें सबको पता है, ये तो हमने बेसिक पढ़ रखा है, इसी से तो क्लॉक प्रॉब्लम बनी है। क्लॉक प्रॉब्लम क्या होता है कि जी हमने शीशा तो रखा है लेकिन शीशे पे घड़ी लगा दी है। अच्छा, तो हम क्या ऐसी हम लोग आज ही थोड़े बहुत जैसे वर्ड्स आप लोगों ने देखे होंगे, एक आधा क्वेश्चन भी करते हैं आज, ठीक है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है, तो मतलब चीजें पलट जाती है, सिंपल सी बात। चलो एक आधा अच्छा वर्ड वर्ड वाले क्वेश्चन करा देते हैं कि चीजें पलट जाती हैं, उस पर रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन आते हैं वैसे तो, बट यहाँ भी मैं थोड़े बहुत करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। सबसे पहले लिखते हैं एम्बुलेंस। आ जाओ, लिखो इसकी मिरर इमेज, मिरर रखा है ये, इससे समझ में आ जाए कैसे काम होता है। कर्सिव में ना ही लिखे तो ही बेटर है, क्योंकि कर्सिव में उल्टा लिखना बहुत मुश्किल होता है, नॉर्मल में ही लिख लेता हूँ। अब देखिए सारे लेटर पलट जाएंगे, ई को पलटोगे ये ऐसे बनेगा, सी को पलटोगे उल्टा सी हो जाएगा, एन को पलटोगे तो क्या होगा, ये तो ऐसी होगी, लेकिन ये वाली तो ऐसे पलट जाएगी, ये उल्टी पलट गई थी। ठीक है, ए तो एज इट इज का एज इट इज ही पलटा जाता है, तो सब बातें आपको पता होंगी ना। एल को हम कैसे पलटेंगे जी, ऐसे पलटेंगे। उसके बाद यू भी सेम रहता है पलटने पे, यू को ऐसे था ऐसे पलट गया, तब बी है वही का वही है। बी है, बी ऐसे था, इसका उल्टा ये हो। एम का उल्टा तो एम ही रहेगा जी, कि ये वाली साइड इधर आ गई, ये वाली इधर आ गई, लेकिन ये वाली इधर आ गई, इधर आ गई, फिर से ये बन गया, एम भी पलट के। अब देखो ए बचा, ए को फिर लगा दो वहां पे, और मेरे सामने मिरर है, मेरे को ये एम्बुलेंस पढ़ने में आ रहा है, ये उल्टा आ रहा है। मेरे सामने शीशा रखा है, मेरे को ये एम्बुलेंस पढ़ने में आ रहा है, ये जो मैंने ये वाला लिखा है, मेरे को ये पढ़ने में आ रहा है एम्बुलेंस। और ऐसे ही वैन पे लिखा होता है, जो वैन होती है ना, मतलब एम्बुलेंस वाली वैनें होती हैं, उस पर उल्टा लिखा होता है, मिरर में इमेज करते लिटरली इन्वर्ट हो जाती है। आ जाओ कुछ और नाम ट्राई करते हैं, क्या करते हैं क्या करते हैं क्या करते हैं। रोहन, चलो इसको ट्राई करो। शीशा मैंने लगाया है, शीशा मैंने लगाया है, ए को मैंने पलट के दिखाया है, एच को मैंने एच ही रखा है क्योंकि एच का लिटरल इन्वर्जन क्या होता है, देखो एच ऐसे है, इसकी मिरर इमेज भी एच ही बनती है, ओ है उसकी ओ ही बनती है, ओ तो सेम रहता है। आर है, आर पलट जाता है, आर पलट जाता है,
समझ में आ गया? थोड़े बहुत और सवाल करते हैं, आपसे करते जाओ, थोड़ी सी प्रैक्टिस बिल्ड करा। तो साइन वाइन करना है, ट्राइंगल और सर्कल वर्कल चलो बना के देखते हैं। चलो इसकी मिरर इमेज बनाओ, और क्या चलो बनाओ इसकी। सबसे पहले तो ये आ रहा, तो सबसे पहले इसकी बनेगी जी, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। अब ये देखो स्क्वायर है, स्क्वायर की ये वाली साइड इधर आ जाएगी, ये इधर ये इधर, तो सब कुछ लगा लगू के वही चीज बन जाएगी। सर्कल है, सर्कल तो ओ की तरह है जी, दोबारा वैसी बन गया। ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तरह ही बन गया, खत्म। तो साइन वाले में भी क्या है, बस साइन पलट 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 के लगाते जाओ और आपकी मिरर इमेज बनती जाएगी। ये जितना दूर है, मान लो एक्स दूरी दूर है, तो इसकी मिरर इमेज भी एक्स दूरी ही दूर होगी। मेन तो क्लॉक प्रॉब्लम है, ये तो बस छोटी मोटी चीजें जो मैं कराने की कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोग करते जाए, समझते जाए। चलो क्लॉक प्रॉब्लम्स ही मेन है, ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स ही मेन है इस वीडियो के अंदर। ये तो सब छोटी छोटी सी बातें हैं। मिरर इमेज, मिरर ऐसे भी लगा सकता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं कि ऐसे इमेज, ऐसे भी इमेज बनाने को आ सकती है। चलो एक आधी और दे दे, क्या किसका नाम लिखो? और क्या दूं बताओ? चलो ये ले लो, डेल का साइन ले लो, डेल्टा का साइन। चलो बनाओ इसको, इसको पलट दो बस, सिंपल। पलट दिया जी, बन गई मिरर इमेज हमारी इसकी भी। बस बन गया हमारा डेल, जो हमने रियल में बनाया था बन गया जी। ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया। बस चौथे के बाद पांचवा लिखो। चलो आगे थोड़े बहुत और करने हैं, अब नहीं कर रहे, अब तो परफेक्शनिस्ट हो गए, कह रहे हैं बहुत सारे। तो चलो थोड़े बहुत लेटर्स को हम लोग एक बार रख के एनालाइज कर लेते हैं। वैसे तो आप गूगल पे देख सकते हो कि इंग्लिश में जी अल्फाबेट्स है, कौन कौन से सीधे रहते हैं, कौन कौन से चेंज नहीं होते, कौन कौन से पलट जाते हैं, वो सब आप गूगल से देख सकते हो। 7th 8th क्लास की छोटी छोटी सी बातें हैं। तो एक आधा प्रैक्टिस क्वेश्चन चलो उसका भी कर लेते हैं, कुछ मैं ड्रॉ कर देता हूँ, आप लोग देखो। कर्सिव में ये वैलिड नहीं होगी, कर्सिव में ओ आप ऐसे लिखते हो, तो कर्सिव का ओ का रिवर्स ये बनता है, तो कर्सिव में वैलिड नहीं होगा। कर्सिव में तो सब पलट जाएगा। कर्सिव राइटिंग जैसे मैं ये लिखता हूँ तो कर्सिव में पलट जाती है चीजें, तो कर्सिव में आप इसको मत लगाना। मैं यहाँ पे सब तो नहीं लिखा, जो जो याद में है वो लिख दिए बच्चे। तो आप गूगल से जाके देखिए। यहाँ पे मैं मेन तो क्लॉक प्रॉब्लम ही कराना चाहता हूँ। ए को पलट के ए ही लिखोगे, एम को पलट के एम ही लिखोगे, एच को पलट के एच ही लिखोगे, वाई को पलट के वाई लिखोगे, ओ को पलट के ओ ही लिखोगे, एक्स को पलट के एक्स ही लिखोगे। और शीशा हो सकता है ऐसे भी लगा दें। अब क्या करोगे, ए को पलट के आप ए कर दोगे, ए ऐसे था ऐसे। एम भी पलट जाएगा, एम पलट के डब्लू हो जाएगा, एम तो डब्लू लगेगा। एच को पलट के क्या होगा, एच एच ही हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एच था ऐसे पलट गया बिल्कुल। वाई है, वाई भी पलट जाएगा, देखना वाई ऐसा हो जाएगा। ओ तो सब में एक जैसा, ओ तो सबके साथ एक जैसा है। मैं वैसी का वैसी, एक्स एक्स भी वैसी है। चलो ठीक है। तो ये वो लेटर्स हैं जिनको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो। और भी लेटर्स हो सकते हैं, आप लोग वो देखिएगा जाके विकिपीडिया पे या आपको गूगल पे मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके देख लेना, पढ़ लेना कि कौन कौन से पलटते हैं, कौन कौन से नहीं पलटते। वो तो सब बेसिक बातें हैं, 7th 8th में हो सकता है पढ़ रखी हो आप लोगों ने ये वाली। तो चलो ये समझ में आ गया। अब एक अच्छा सा सवाल दे दें आपको, एक अच्छा सवाल, फिर उसके बाद हम क्लॉक प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। छठा सवाल, सवाल नंबर 6। फिर उसका क्लॉक प्रॉब्लम आई। क्लॉक प्रॉब्लम अच्छी, ज्योमेट्रिकली भी क्लॉक प्रॉब्लम करनी सिखाऊंगा और वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, मिरर है टेढ़ा, लेटर है आर, इसको पलट के लिखो। अब क्या मैं ऐसे लिख दूं जी पलट के कि ये आर को पलट के ये बनता है? गलत। शीशा तो ऐसे है, लेटर भी ऐसी है, तो इसका क्या मतलब है, शीशा ऐसा है लेटर ऐसी, तो इमेज भी एज इट इज ये बन जाएगी। ठीक है। अब मैं यहाँ पे मान लो लेटर इसके आगे डी लिख दूं, तो डी की इमेज क्या ऐसे बना दोगे कि डी जो है वो पलट के जी ऐसा हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आप इसकी इमेज ऐसे बनाओगे। आर डी लिखा या डी आर हो गया पलट के। चलो समझ में आ गया। तो ऐसे टेढ़े मिरर वाले सवाल भी कर लोगे। अब आ जाओ बढ़िया क्लॉक प्रॉब्लम करते हैं। ये तो सब बेसिक बातें हो गई, हटाओ इसे। क्लॉक प्रॉब्लम भी बना लेटर इन ऑडियंस से, क्लॉक प्रॉब्लम्स।
क्लॉक प्रॉब्लम्स भी बनी लेटरल इन्वर्जन से ही होंगी। देखो इसका क्या मतलब होता है क्लॉक प्रॉब्लम का। क्लॉक प्रॉब्लम देखो वैसे तो अगर आप बहुत हाई लेवल ओलंपियाड जाके देखो या जेई के पेपर वेपर देखो तो वहां नहीं मिलेंगी, लेकिन जो नॉर्मल लेवल होता है थोड़े बहुत स्कूलों में नॉर्मल एंट्रेंस टेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट इन सब में मिल जाती है क्लॉक प्रॉब्लम्स। और 9th के लेवल पे एडवांस ही चीज मान जाती है क्लॉक प्रॉब्लम आती है। अच्छा एडवांस टॉपिक है थोड़ा सा 9th के हिसाब से, बट जेई के लेवल का टॉपिक नहीं है। जेई के लेवल का टॉपिक कौन सा है, h/2 वाला, और जो हम लोग आपको थोड़ी सी ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स कराएंगे वो थोड़े IUQGS लेवल ओलंपियाड को टच करेगी, NSEGS लेवल को करेगी। बाकी ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन आप बोल दो IIT JEE के लेवल का, नहीं है हर क्वेश्चन यहाँ। ठीक है, तो क्लॉक प्रॉब्लम्स आ जाओ। अब देखो एक क्लॉक प्रॉब्लम में होता क्या है, एक क्लॉक है मेरे पास, क्लॉक तो सबके पास होती है, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे आप तो क्लॉक ही नहीं बना पाए, छोटा सा बन गया ऑलमोस्ट परफेक्ट। अब सर्कल की इमेज तो सर्कल ही होती है, ये बात तो सबको पता है। हाँ पता तो सबको है, सर्कल की इमेज इज ऑलवेज अ सर्कल, वंस अ सर्कल ऑलवेज अ सर्कल। चलो वंस अ सर्कल ऑलवेज अ सर्कल। चलो अब देखो ये है, मान लो घड़ी है हमारी, घड़ी में घंटों वाली सुई होती है, 1 मिनटों वाली, सेकंड वाली भी बना देते, अच्छा लगता है। सेकंड वाली नहीं बनाऊंगा मैं। अब देखो टाइम हो रहा है मान लो जैसे 12, यहाँ पे ये 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 मिनट बना दी। चलो अब घड़ी है यहाँ पे, और ये है जी हमारा मिनट है। अब इसकी मिरर इमेज बना। अब बहुत से लोग बोलेंगे 3 को पलट के यहाँ पे ऐसे 3 लिख देंगे, 9 को पलट के हम ऐसे यहाँ 9 लिख देंगे। तो अगर हम मिरर में भी देखें तो सुई इसके आगे होगी और ये वाली इसके आगे होगी, इसका मतलब है घड़ी में उल्टी में भी 3 बज रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये मिनट सब हटा दो। अगर ये घड़ी सिर्फ ऐसे है तो कितने बज रहे होंगे ये बताओ मेरे को। आपको तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे घड़ी में जो टाइम हो रहा है वो 3 बज रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूँ मैं मिनट आवर सब लिखा और मिटा दूं तो ये घड़ी की रिफ्लेक्शन क्या बनेगी, क्या बनेगी, क्या बनेगी, क्या बनेगी। 12 है, इसकी तो यही की यही आ जाएगी रिफ्लेक्शन। ये है, ये पलट जाएगी, ये लिटरली इन्वर्ट हो जाएगी, ये इधर की तरफ जी पलट गई। अब क्या ये टाइम होगा, ये इसका 12 हो रहा है, इसका 3, ये 6, ये 9। अब लिखो, अब ये टाइम क्या होगा, 12, 3, 6, 9। आप बोलोगे टाइम क्यों नहीं पलटा, टाइम को 3 को तो यहाँ लग जीता। अरे आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं कह रहा हूँ सिर्फ नीडल है, टाइम इमेजिनरी है, हमने बनाया ही नहीं नीडल का, हमने सिर्फ नीडल लिखी, नीडल कहाँ पलट गई। ये तो 9 बजा रही है घड़ी, ये घड़ी खराब हो गई क्या, नहीं 9 बजा रही है। तो इसको जरा ऐड करना, टोटल कितना घंटा बना, प्लस का 9, थोड़े बहुत ज्योमेट्रिकली और कराऊंगा, ये तो 12 घंटे हो गए। अब ये बात क्यों लिखवाई, ये बात क्यों लिखवाई, बात तो कायदे की है, क्यों लिखवाई आपने। चलो सबसे पहला वाला हमने एग्जांपल लिए 3 + 9 बजे उधर वाली घड़ी। ये एग्जांपल क्यों कराते हैं, हमें नहीं करना, हमें नहीं पसंद। अभी समझ में आया क्यों कराते हैं। अब इसके अंदर और चीजें बनाओ, 3, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, ये 10, ये 11। अब मान लो मैंने टाइम लिया 4 बजे, 4 बजे मान लो 4 बजे सुई हो गई थी, यहाँ पे आ गया काटा, ये होगा 4। अब यहाँ पे टाइम देखते क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही बना लो 12, 1, 2, 4, 5। अब बोलेंगे 4 इधर पलट दो, अरे भाई क्या तो रहा हूँ, सिर्फ नीडल की डायरेक्शन देखने की, नीडल का रिफ्लेक्शन कहाँ बनता है, ये नहीं देखना बैठ के कि नंबर का रिफ्लेक्शन यहाँ होता तो वहां भी 4 बज रहा है। ऐसे तो मैं भी कहता हूँ घड़ी सामने रख दीजिए, पूरी पलट गया, नंबर भी पलट गया, वो नहीं, नीडल देख के बताना कि उसमें टाइम क्या होगा, सिर्फ नीडल नीडल होती तो समझ गए। 8, 10, 11। अब देखो 12 की तो 12 पे ही आई, अब 4 की है, ये पलट गई, ये पलट गई, लिटरली इन्वर्ट हो गई, तो ये किधर की तरफ आ रही है, 8 की तरफ दिख रही है मेरे को, तो 8 की तरफ दिख रही है तो मेरे को जी। कैसे जी, ये 4 है, ये इधर पलट के 8 हो गई, मतलब इसको अगर हम ऐसे मान कि ऐसा कुछ था, यहाँ पे थीटा एंगल है, यहाँ पे भी थीटा एंगल मुड़ गई जी, 8 पे आ जाएगी। समझ गए आप बात को, हाँ जी समझ तो रहे हैं बहुत। चलो घड़ी समझ में आनी चाहिए। चलो तो अब तो 8 बज रहे हैं, 8, चलो जी 8 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, तो भी 8, 4 भी 12 हो रहे हैं, ये भी 12 घंटे हो रहे हैं। हाँ अभी थोड़ा सा और मिनट में भी जाके देखते हैं, आ जाओ
4 बज रहे हैं, अभी ट्रिक व्रिक बनेंगी, फिर सिखाऊंगा कि ट्रिक का क्या करना है। 12 घंटे हो गए ये तो। अब आ जाओ अब आ जाओ अब आ जाओ, मान लो अब मैंने ले लिया टाइम, ले लिया 6 बज गए, 6। अब घड़ी में टाइम हो गया 6 बज गए, चाय पीने का टाइम हो गया, चाय कॉफी पीने का, 6 बज गए। अब 6 की पलट के भी क्या बना, 6 ही बना जी। यहाँ पे ये तो 12 के साथ ही नीचे नीचे, 6 का तो पलट के भी 6 ही बना। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 ही है। अब यहाँ 6 है, यहाँ पे 6 है, 6 + 6 भी 12 ही हो गया। ये भी 12 घंटे हो गए। थोड़ा सा मिनट मिनट वाली तरफ भी अभी मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। ये तो हर केस में 12 घंटे आ रहा है, क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब थोड़ा मिनट मिनट में टाइम लेंगे। अब मैंने टाइम ले लिया, मान लो 4:45, 4:45। लेंगे 4:45। चलो अब देखते हैं घड़ी में क्या बनना चाहिए। 4:45, 4 पे ये डाला और 45 पे हमने ये सुई डाली है ना। यही करेंगे ना हम लोग, यही करेंगे ना। अरे 4:45 हो रहे हैं तो 5 के आसपास होगी ना। आर वाली सुई भी तो कुछ बढ़ेगी, ये थोड़ी कि 5 पे आके तुरंत जंप मार देगी। तो ये रही भाई 4:45। अब देखो 4:45 वाली ये पलट के आएगी यहाँ पे, ये पलट के आएगी यहाँ पे, और ये 3 वाली 9 वाली पलट के जाएगी 3 पे, मतलब मिनट हैंड तो आ गया 3 पे। अब ये पलटा 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 और ये आ गया यहाँ। चलो ये थीटा एंगल, ये भी थीटा एंगल पलटा, तो ये आ गई जी यहाँ। अब ये टाइम कितना हो रहा है मेरे को बता दो। अब घड़ी में आप देखोगे ये तो 15 पे आ गई। मतलब देखो थोड़ा सा गेस वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं कोई डिजिटल सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ। थोड़ा सा गेस वर्क समझो। वहां पे आप एग्जाम में भी अगर भूल जाओ तो आप कैसे करोगे। 9 है, 9 का 3 हो तो 7। अब देखो 4 क्या है, यह 4 से आगे है, मतलब ये 5 के पास है। 5 की पलट के कहा जाएगी इमेज, 8 के पास जाएगी। 5 की इमेज पलट के हमेशा 8 के पास जाएगी। 5 की 8 के पास, सॉरी गलत कह रहा हूँ, 8 के पास, मजाक कर रहा हूँ। 5 की इमेज है, 4 की 8 के पास जाएगी, 4 की 8 के पास जाएगी, हमने कहा 4 की 8 के पास जाएगी, 5 की 7 के पास, ऐसे से जाती है। देखो 1 की इमेज 11 के पास, 2 की 10, 3 की 9, आमने सामने, 4 की 8, 5 की 7, ऐसी जा रही है चीजें। ये देखो ना, 9 की पलट के 3 पे चली गई। अब देखो ये 5 के पास है तो 5 के पास वाली 7 के पास जाएगी, लेकिन 5 से थोड़ी सी पीछे है, मतलब 7 से थोड़ी सी आगे होगी। और कितनी आगे होगी, वो 15 पे आ रही, तो मतलब 7 से थोड़ी सी आगे होगी। तो टाइम कितना होगा जी, 7:15 होगा। अब भी क्या है, 12 घंटे होगा। अब मैं सेकंड वाइज नीडल डाला तो भी यही सब चीजें चलती है, लेकिन अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 4:45 प्लस का जी। अब देखो अब क्या होगा, अब 7:15, अब तो नहीं हो रहा 12 घंटे। अरे 45 और 15, 1 घंटा 60 मिनट होगा, 60 मिनट 1 घंटा, 7 + 4 11, 11 और 1 12, तो ये भी 12 घंटे हो गए। हाँ जी, तो मतलब मैं कोई भी टाइम ले लूं, उसकी जो रिफ्लेक्शन बनेगी, अगर मैं उस वाले टाइम के साथ उसको जोड़ूं तो वो तो 12 घंटे बैठना चाहिए। मतलब ट्रिक क्या हुई कि जो भी मैंने टाइम लिया है, अगर मैं उसे 12 घंटे में से माइनस करूं तो वो वाला टाइम नहीं आ जाएगा जो रिफ्लेक्टेड में। अरे भाई अगर यहाँ कुछ एक्स बजा रहा है, यहाँ वाई बजा रहा है, तो x + y हर बार केस में 12 घंटे आ रहा है। 12.0.00 हर बारी केस में यही आ रहा है। कोई सा भी केस बना के देखो, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि ये जो रिफ्लेक्टेड वाला है y, वो 12 घंटे माइनस x जो हमारी इनिशियल टाइम है उससे निकाल सकते हैं। अरे इससे तो निकाल सकते हैं, एक बार जरा निकाल के देख लो। आ जाओ, क्या ये आ जाएगा? हाँ जी, आ तो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आ जाओ चेक करते हैं, यही वाला टाइम चेक करते हैं। आ जाओ 12 घंटे में से माइनस करते हैं। ये ट्रिक है, ये ट्रिक बता रहा हूँ मैं कैसे करना है। घड़ी बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे जी 12 घंटे है, 4:45 टाइम हो रहा है। अब बताओ मेरे को, अब आप बोल रहे 00 है 45, 8 आ गए, गलत। ये होगा 11। अब ये कह रही है यहाँ पे 100 चढ़ाएगा। अरे 1 घंटे में 60 मिनट होते दोस्तों, 60 मिनट ही चढ़ाएगा ना। ये 15 हो गए, ये कितना हो गया, 7 हो गया, तो 7:15 दिखा दिए घड़ी ने, खत्म। आप लोग ट्रिक लगाओ और सीधा इसको सॉल्व करो। मैं डेरिवेशन ही बता दिया कि कैसे हुआ। आप पलट पलट के देखते रहो, पता लग जाएगा। हर बारी ज्वाइन करने में 12 घंटे 12 घंटे 12 घंटे आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अच्छा चलो
एक और क्वेश्चन करा दे, क्वेश्चन नंबर 5 तो करा दिया था। अब हम करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं आज। कि टाइम दे रहा हूं आपको बताने की इसकी मिरर इमेज कहां बनेगी। ठीक है, 6:45 है, इसकी मिरर इमेज कहां बनेगी। अगर क्लॉक पे टाइम हो रहा है 7:15 की कहां बनेगी। उसके बाद 8:57 की कहां बनेगी। उसके बाद चौथा 9:50 की कहां पे बनेगी। और पांचवा क्या लूं, चलो 2:10 की मिरर इमेज कहां बनेगी। आ जाओ 6:45 की, तो 12 घंटे में से जरा माइनस कर दो, पता लग जाएगा। 12 घंटे माइनस 6:45, मेरे को तो 5:15 लग रहा है। एक बार देखते हैं, आ जाओ। ये 11, ये 60, ये जी हो गया 15, ये हो गया जी 5, तो आंसर आ गया जी 5:15 होगा घड़ी में। ऐड करके चाहे तो देख लो, 45, 15, एक हो गया, एक कैरी चढ़ गया, 6, 5, 11, 11, 1, 12। आ जाओ 12 घंटे माइनस का है जी 7:15 है जी। मेरे को इसका लग रहा है, क्या लग रहा है, चलो आ जाओ। 11 हो गया, ये हो गया जी हमारा 60, तो ये आ गया जी 45, तो ये आ गया 4:45। अब तो जल्दी जल्दी करते जाओगे, है ना। ठीक है, तो एक बार देख लो, 45 और 15, 1, 7, 4, 11, 11, 1, 12। बहुत बढ़िया। अब नीचे वाले पार्ट कराने ना, मेरे को थोड़ा सी जगह चाहिए होगी। आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। 8:57 थर्ड पार्ट है जी हमारा 8:57, तो 12 घंटे माइनस का 8:57। समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में तो आ ही रहा होगा ना, मेरे हिसाब से तो समझ में आ ही रहा है। मेरे को भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है, आना तो चाहिए। चलो मजे तो आ ही रहे होंगे। 11 और यहाँ पे ये 60 हो गया जी, ये 3 हो गया और ये जी 3 हो गया। लगा के देख लो कैसे। ये हो गया 1 घंटा, एक ऊपर चल गया, 8, 3, 11, 11, 1, 12। बढ़िया। 9:50 का जो करते हैं आप जी, 9:50, तो 12 घंटे में से सीधा जी 9:50 घटा दीजिए आप लोग। सॉल्व कर रहा था और वो वीडियो वहीं पे कट हो गई थी, तो 12 घंटे में से 9:50 माइनस किया, तो आप देखिए 2:10 आया, और ये हमने ये वाला सॉल्व कर लिया था। 12 घंटे में से 2:10 माइनस किया तो 9:50 आ गया। समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम आ जाते हैं अपने थोड़े अच्छे वाले लेवल पे, मतलब डिस्टेंस वाला प्रॉब्लम समझते हैं। कि इमेज से द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। चलो हेडिंग लगाओ पॉइंट 4, चौथा पॉइंट। लेटरल इन्वर्जन से क्लॉक प्रॉब्लम भी हमें समझ में आ गई। आ जाओ पॉइंट 4। ठीक है, नोट करिए आप लोग, हेडिंग लगाइए।